हेलो नमस्ते गुड इवनिंग, क्या हालचाल। मैं सिद्धार्थ शर्मा आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर लेकर आ गया हूं, नेशनलिज्म इन इंडिया। इस क्लास के अंदर हम पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ना केवल हम सारी थ्योरी को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो सब कुछ मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। इस चैप्टर की शुरुआत में वर्ल्ड वॉर वन की कहानी से करता हूं। आप सभी को पता होगा वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1918 पूरे 4 साल चला था। वर्ल्ड वॉर वन के अंदर दो टीमें थी, जहां एक तरफ था एलाइड पावर्स जिसके अंदर फ्रांस, ब्रिटेन व रशिया थे। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन तीनों को मैंने मैप पे ग्रीन कलर से प्लॉट कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स जिसके अंदर जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थे। इनको मैंने मैप पे रेड कलर से प्लॉट कर रखा है। सेंट्रल पावर्स को बाद में ओटोमन एम्पायर ने भी ज्वाइन कर लिया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो इस लेक्चर में आगे इस्तेमाल होगी। अब आपका मुझसे एक क्वेश्चन होगा कि सर दुनिया के एक कोने में एक वॉर चल रही थी, उससे हम भारतीयों पर क्या असर पड़ना था। दरअसल असर पड़ना था क्योंकि इस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने भारत को अपनी कॉलोनी बना रखा था, जिसके कारण भारत ना चाहते हुए इस वॉर का हिस्सा बन गया था। और यही हमारा अगला टॉपिक है कि व्हाट वर द प्रॉब्लम फेस बाय इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। सबसे पहली प्रॉब्लम यह फेस करेगी कि इंडियंस के ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया गया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब आपको अपनी इनकम का कुछ प्रतिशत हमें टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। हमने बोला हम क्यों पैसा दें। बोले हम वर्ल्ड वॉर वन लड़ रहे हैं, इस वॉर को लड़ने के लिए हमें गोला बारूद हथियार चाहिए, इसके लिए हमें पैसा चाहिए और यह पैसा हम आपसे लेंगे। ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में आपकी बहन की शादी और पैसा मेरी जेब से जाए। अरे हम पैसा क्यों देते। इसके साथ ही साथ भारत के बजट का बहुत सारा पैसा डिफेंस पे खर्चा होने लगा। माइंड इट, उस टाइम पे भारत के ऐसे कोई खास दुश्मन थे नहीं। जिस पैसे को भूखमरी, बेरोजगारी, इन सबको मिटाने में लगाया जा सकता था, उस पैसे को डिफेंस पे खर्चा किया गया। इसके साथ ही साथ भारत में उग रहे अनाज को वर्ल्ड वॉर वन लड़ रहे सोल्जर्स के लिए ले जाना शुरू कर दिया गया। इससे भारत में फूड ग्रेन्स की कमी हो गई और बच्चे कुचे फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ गए। अरे हद तो तब हो गई जब इंडियंस को फोर्सफुली रिक्रूट करने लगे और बोलने लगे हमारे लिए वर्ल्ड वॉर वन लड़ो। यह बहुत आइकॉनिक पिक्चर लगाई है मैंने उन सोल्जर्स की जो वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने गए थे। क्या आपको पता है दिल्ली में मौजूद इंडिया गेट उन्हीं सोल्जर्स की याद में बनाया गया है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में अपनी शहादत दी थी। साथ ही साथ 1918 से 1921 के बीच में फेमाइन लाइक सिचुएशन खड़ी हो गई थी। फेमाइन का मतलब होता है जब फूड की शॉर्टेज हो जाती है तो उसे फेमाइन कहते हैं। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी, जिसके कारण कभी हर बार फसल बर्बाद हो जाती थी, लोगों के पास खाना तक नहीं था। और हमारी सिचुएशन को और वर्स कर दिया जब 1.25 करोड़ भारतीय इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी से मर गए 1921 में। भारत के बहुत बुरे हाल थे। इन सब चीजों के बीच में 9 जनवरी 1915 को पूरे 21 साल बाद मोहनदास करमचंद गांधी जी भारत लौटे थे। गांधी जी 21 साल तक साउथ अफ्रीका में लॉयर की प्रैक्टिस किया करते थे। तो जब वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा इंडिया में तो बहुत बुरे हाल है। ना केवल ब्रिटिशर्स हम लोगों को लूट रहे हैं, हमें हरास कर रहे हैं और हमारे साथ गलत व्यवहार भी कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा कि ये सारी चीजें तो ब्रिटिशर्स साउथ अफ्रीका में भी करते थे। तो गांधी जी ने सोचा कि मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मुझे यहां पर एक किस्सा याद आ रहा है। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो एक बार वो ट्रेन की फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन ट्रेन की जर्नी के बीच में ब्रिटिशर्स ने उनको यह बोल के उतार दिया कि तुम फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करने लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारी स्किन का कलर व्हाइट नहीं है। इस लेवल का रेसिज्म होता था ब्रिटिशर्स द्वारा साउथ अफ्रीका में। जब गांधी जी इंडिया आए तो उन्होंने देखा इंडिया के भी यही हाल है, हमारे लोगों को भी हैरेस किया जा रहा है, मोलेस्ट किया जा रहा है, हमारे रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, मैं इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू करूंगा। हमने पूछा गांधी जी से, गांधी जी सत्याग्रह का क्या मतलब होगा। तो गांधी जी ने कहा सत्याग्रह के दो पिलर होते हैं, एक होता है ट्रुथ और एक होता है नॉन वायलेंस। गांधी जी कहते थे एक सत्याग्रही पीसफुली बिना वायलेंट हुए अपनी बात को मनवा सकता है। गांधी जी कहते थे एक सत्याग्रही का बिल्कुल भी यह मन नहीं होता है कि वो अपने प्रतिद्वंदी को, अपने अपोनेंट को नुकसान पहुंचाए। एक सच्चा सत्याग्रही अपने अपोनेंट को सच्चाई से अवगत कराता है और उसका हृदय परिवर्तन करता है, उसको हर्ट नहीं करता है। लेकिन यहां पर एक समस्या थी दोस्तों। गांधी जी पूरे 21 साल बाद लौटे थे। क्यों हम भारतीय गांधी जी के कहने पर रैली कर रहे, क्यों हम भारतीय गांधी जी के कहने पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ सड़कों पर उतरते। कोई जानता ही नहीं था गांधी जी को, और यह बात गांधी जी भी जानते थे। तो एक रीजनल सत्याग्रह करने से पहले गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो छोटे छोटे रीजनल सत्याग्रह करेंगे, जिसकी शुरुआत 1917 में उन्होंने चंपारण बिहार से करी। दरअसल चंपारण बिहार में जो किसान थे
ब्रिटिशर्स उनसे जबरदस्ती इंडिगो उगवा रहे थे। अब आप बोलेंगे सर वेट अ मिनट, हमारे यहां पे दो डाउट है। पहला कि ब्रिटिशर्स को इंडिगो क्यों चाहिए था, और दूसरा कि हमारे किसान इंडिगो उगाना क्यों नहीं चाहता था। दरअसल आप सभी को पता होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत ब्रिटेन के बड़े बड़े शहर लिवरपूल और मैनचेस्टर से हुई थी। ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनी से कॉटन लेकर आते थे और अपनी इन फैक्ट्रीज में उन कॉटन के कपड़े बनाया करते थे, लेकिन उन कपड़ों को डाई करने के लिए इंडिगो लगता था। अब आप बोलेंगे कि ठीक है सर, ब्रिटिशर्स को इंडिगो क्यों चाहिए वो समझ में आ गया, लेकिन अगर इंडिगो की रिक्वायरमेंट ब्रिटेन में है तो भारत में क्यों उगाया जा रहा है, ब्रिटेन में क्यों नहीं? और यही आपके दूसरे प्रश्न का आंसर है। दरअसल इंडिगो आप जिस भी मिट्टी पर उगाते हो, इंडिगो उस मिट्टी की फर्टिलिटी को निचोड़ के रख देता है। साल दर साल बाद वो मिट्टी इतनी खराब फर्टाइल हो जाती है कि उसमें आप कुछ भी उगा नहीं सकते हो, मिट्टी को वो बंजर कर देता है, बैरन कर देता है। और इसीलिए हमारे भारत का किसान इंडिगो उगाने के लिए हेजिटेट कर रहा था। गांधी जी चंपारण बिहार पहुंचे और उन्होंने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे लिए आवाज उठाऊंगा। और गांधी जी का यह पहला रीजनल सत्याग्रह था। अगला रीजनल सत्याग्रह उसी साल यानी 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया गया। दरअसल खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्लेग नाम की एक महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण लोग अपने घरों के अंदर बंद थे। लोगों के पास इसका इलाज नहीं था। जैसे कोविड में हम लॉकडाउन में नहीं चले गए थे, पूरा की पूरा एरिया लॉकडाउन में चला गया था। लोग जब बाहर जा ही नहीं पा रहे थे तो वो काम ही नहीं कर पा रहे थे। जब वो काम नहीं कर पाते तो वो टैक्स कैसे देते ब्रिटिशर्स को? लेकिन ब्रिटिशर्स बीइंग ब्रिटिशर्स, उन्होंने लोगों की मदद करने की जगह, उनको ट्रीटमेंट देने की जगह, उनको दवाइयां देने की जगह, ऐसे टाइम पे भी लोगों से टैक्स वसूला, तो ऐसे लाइन पे भी लोगों से रेवेन्यू की डिमांड करी। तो गांधी जी गए वहां पे, वहां के लोगों की बात सुनी और गांधी जी ने वहां पे अपना दूसरा रीजनल सत्याग्रह किया। तीसरा और अंतिम रीजनल सत्याग्रह गांधी जी ने 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में किया था। दरअसल यहां के कॉटन मिल वर्कर्स जो थे वो अपने मालिकों से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि इनके मालिक इनसे काम ज्यादा करवाते थे, सैलरी कम देते थे और वर्किंग कंडीशंस भी बहुत ज्यादा इनह्यूमेन थी। गांधी जी वहां गए, कॉटन मिल वर्कर्स की बात सुनी और उनसे कहा तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी आवाज उठाऊंगा। और यह गांधी जी का तीसरा और अंतिम रीजनल सत्याग्रह था। आप सभी को पता होगा कि आपका एसएसटी का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें 5 मार्क्स के मैप आने वाले हैं। इन 5 मार्क्स के मैप में से 2 मार्क्स के मैप जो है वो आपके हिस्ट्री से आएंगे और 3 मार्क्स के मैप जो है वो आपके ज्योग्राफी से आएंगे। दोस्तों, हिस्ट्री का जो मैप आना है वो इसी चैप्टर से आना है। मैं आज की क्लास में आपको 3 मैप पढ़ाऊंगा। वो 3 मैप में से कोई एक मैप आपको 2 नंबर के लिए आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। पहला मैप आपको एग्जाम में आ जाता है कि जो गांधी जी ने 3 रीजनल सत्याग्रह किए थे उनको आप मैप पे प्लॉट करके दिखाइए। लेकिन इस क्वेश्चन को ये लोग ट्विस्ट करके भी दे देते हैं। कई बार ये डायरेक्ट जगह को प्लॉट करने को कहते हैं, तो कई बार ये कहते हैं कि बताइए गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स के लिए सत्याग्रह कहां किया था, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह कहां किया था। तो इसीलिए आपको साल पता होना चाहिए, जगह पता होनी चाहिए और क्यों किया था वो पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। मैंने आप लोग को बताया ये बिहार के चंपारण में हुआ था। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो स्टेट आपको दिख रहा है ये बिहार है और यहां पे चंपारण है, तो पहला वाला हमारा प्लॉट हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि पीजेंट्स के लिए जो सत्याग्रह किया था गांधी जी ने वो कहां किया था। दूसरा और तीसरा दोनों के दोनों गुजरात में किए गए थे और ये आपके सामने गुजरात है दोस्तों। तो अगर पीजेंट सत्याग्रह की बात करें तो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था यहां पे, और कॉटन मिल वर्कर्स के लिए जो सत्याग्रह हुआ था वो था गुजरात के अहमदाबाद में। यहां पे ये 3 मैप आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जहां एक तरफ ये सब चल रहा था वहीं ब्रिटिशर्स दूसरी तरफ एक ऐसा कानून लेकर आ गए जिससे भारत में हकदर्द बच गई थी। ब्रिटिशर्स लेकर आए थे रोलैक्ट एक्ट। दरअसल 1919 में ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलैक्ट एक्ट पास किया था। अब आप बोलेंगे सर ये ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है? जैसे आज भारत में एक पार्लियामेंट है जो भारत के लोगों के लिए नियम कायदे बनाती है, उसी तरीके से उस टाइम पे भी भारत में एक पार्लियामेंट थी जो भारत के लोगों के लिए थी। लेकिन इस पार्लियामेंट में ज्यादातर गोरे बैठते थे। ये गोरे डिसाइड करते थे कि भारतीयों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में रोलैक्ट एक्ट पास किया। ये रोलैक्ट एक्ट कहता था ये ब्रिटिशर्स किसी को भी उठा के जेल में डाल सकते थे 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल। दरअसल आज अगर आप कोई कांड करते पाए जाते हो तो पुलिस वालों को 48 आवर्स के अंदर आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है, फिर वो डिसाइड करता है कि आपका अरेस्ट सही है कि नहीं। अगर आपका अरेस्ट सही होता है तो आपको वापस जेल भेजा जाता है, आपके ऊपर केस चलता है। लेकिन अगर आपका अरेस्ट
अनफेयर है, गलत तरीके से किया गया है, तो आपको उसी समय बेल दे दी जाती है और आपको छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये रोलेट एक्ट के अंतर्गत 2 साल के लिए ब्रिटिशर्स किसी को भी जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। यानी अगर उनको किसी पे शक होगा तो वो उसको उठा के जेल में डाल देंगे, 2 साल तक उसको जेल में रखेंगे, उसकी कोई सुनवाई तक नहीं होने वाली थी। सबको पता था ये काला कानून है और गांधी जी को भी पता था कि ये बहुत ही अनजस्ट, बहुत ही अनफेयर लॉ है। और गांधी जी ने डिसाइड किया कि यही सही वक्त है एक नेशन वाइड सत्याग्रह करने का। इसलिए 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने एक नेशन वाइड सत्याग्रह का कॉल किया। शुरुआत में ब्रिटिशर्स को लगा गांधी जी के कहने पर कौन ही आएगा, लेकिन देखते ही देखते देश के कोने कोने से, गांव से, हर जगह से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसको देख के ब्रिटिशर्स पैनिक कर गए और उन्होंने गांधी जी और उनके सपोर्टर्स का दिल्ली एंटर करने पर बैन लगा दिया। दरअसल ब्रिटिशर्स को यह पता था कि इतनी भीड़ अगर दिल्ली आएगी तो वो लोग उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ इंपोज कर दिया था। यानी अब आपका इकट्ठा होना, कहीं किसी तरीके का प्रोटेस्ट करना, किसी तरीके की रैली निकालना, यह सब कुछ बैन कर दिया गया था। लेकिन ज्यादातर पब्लिक को इस बारे में पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लग चुका है। वहां पंजाब से रोलेट एक्ट के अंतर्गत 10 अप्रैल 1919 को 2 नेशनलिस्ट लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी को अरेस्ट कर लिया गया। सबको यह बात पता थी कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी 2 साल तक अब जेल में चले गए, इनको कोई नहीं बचा सकता था। इनके अरेस्ट से परेशान होकर 13 अप्रैल 1919 को इनके कुछ सपोर्टर पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। उस टाइम पे छुट्टी थी लोहरी की, तो बच्चे भी स्कूल की छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए उस पार्क के अंदर मौजूद थे। मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, आज से कुछ साल पहले मैं जलियांवाला बाग गया था। वहां पे कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर है। यहां पे इस तरीके की कई सारी बिल्डिंग्स है। इन सारी बिल्डिंग्स की खिड़की जलियांवाला पार्क के अंदर खुलती है दोस्तों। और इस पार्क में जाने का और यहां से निकलने का केवल एक ही गेट है। इस जलियांवाला पार्क के अंदर एक कुआं भी था दोस्तों। तो जब यहां पर कुछ भीड़ अपने प्रिय नेशनलिस्ट लीडर के अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब इस पार्क के अंदर मौजूद थे, तभी एक ब्रिटिश जनरल डायर आता है और इस पार्क की इकलौती एंट्रेंस को कवर करके अपने सोल्जर्स को आदेश करता है, फायर। 10 मिनट चले इस गोलीकांड के अंदर 1000 भारतीयों की डेथ हो गई। माए अपने बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई, लेकिन सफोकेशन के कारण, डूबने के कारण वो मर गई। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पे ब्रिटिश सोल्जर्स की कारतूसों के निशान मौजूद हैं। लेकिन ब्रिटिश सोल्जर्स ने माफी, जैसे ही ये खबर कोने कोने तक फैली, देश के कोने कोने से दंगे, फसाद, आगजनी की खबरें आने लगी। लेकिन ब्रिटिश सोल्जर्स ने माफी मांगने की जगह सत्याग्रही को ह्यूमिलिएट करना चालू कर दिया। सत्याग्रही से कहा कि जब भी तुम्हें कोई ब्रिटिश सोल्जर्स मिलेगा तो तुम्हें अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी, जमीन चाटनी पड़ेगी और हमें सलाम ठोकना पड़ेगा। इस बात से परेशान होकर उस टाइम के हमारे प्रोमिनेंट लोग जैसे कि डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड का टाइटल ब्रिटिशर्स के मुंह पे मार दिया। बोले ये क्या बात हुई? एक तरफ तो मेरे दोस्त के देश के लोगों को मारोगे और माफी मांगने की जगह उनको इस तरीके से ह्यूमिलिएट करोगे। नाइटहुड का टाइटल ब्रिटिशर्स उनको देते थे जिन्होंने लिटरेचर की फील्ड में बहुत बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन किया हो। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा मुझे तुम्हारा किसी तरीके का अवार्ड नहीं चाहिए। और वहीं गांधी जी ने भी नेशन वाइड सत्याग्रह जो लॉन्च किया था उसको भी इसके कारण कॉल ऑफ कर दिया। अब यहां पे मैं 2 मिनट का पॉज लेके आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हर एक भारतीय को यह जानना जरूरी है। दरअसल जलियांवाला बाग के पूरे 21 साल बाद यानी कि 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह जी लंदन गए और इन्होंने माइकल डायर को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। दरअसल माइकल डायर उस टाइम पे पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और इसने जनरल डायर को गोली चलाने के आदेश दिए थे। और इस तरीके से सरदार उधम सिंह जी ने जलियांवाला बाग का बदला पूरा किया। अब मैंने अभी तक आपको जितना बढ़ाया, आइए कुछ क्वेश्चंस की मदद से हम कोशिश करते हैं समझने की कि आपको ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को 2 सेकंड का वक्त दूंगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, तुरंत कमेंट सेक्शन के अंदर आपको आंसर करते जाना है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि जो रोलेट एक्ट ऑफ 1919 आया था उसे फंडामेंटल राइट्स और सिविल लिबर्टीज के लिए किस तरीके से देखा गया था। आपके 4 ऑप्शन है,
पॉज द वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कर दिया आंसर? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि जो रोलेक्ट एक्ट आया था वो हमारी पर्सनल लिबर्टी को दबाने का, हमारी आजादी को क्रश करने का एक तरीका था। ब्रिटिशर्स को यह बात पता थी कि इंडियंस अब आजादी की डिमांड करेंगे। ब्रिटिशर्स को यह बात पता थी कि अगर ये चिंगारी को दबाया नहीं गया तो ये बहुत जल्दी आग बन जाएगी। तो हमारी पर्सनल लिबर्टी, हमारी आजादी को दबाने का तरीका था रोलेक्ट एक्ट। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि गांधी जी का चंपारण और खेड़ा में किया गया सत्याग्रह क्यों किया गया था। 4 ऑप्शन है, आपका समय शुरू होता है अब। कर दिया आप लोगों ने आंसर? दोस्तों इसका सही जवाब है फार्मर राइट्स के लिए। 3 सत्याग्रह किए थे गांधी जी ने। चंपारण वाला भी फार्मर के लिए किया था जो इंडिगो नहीं उगाना चाहता था, और खेड़ा वाला भी फार्मर के लिए किया था जो कि प्लेग से परेशान था। तीसरा सत्याग्रह गांधी जी ने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया था। तो शुरुआत के 2 सत्याग्रह गांधी जी ने फार्मर राइट्स के लिए किए थे। इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इतने में से पूछ लेता है वो, जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पर क्या असर पड़ा। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, इंडियंस के ऊपर इनकम टैक्स लगाया गया, हमारे बजट का पैसा डिफेंस पे खर्चा गया, इंडिया का फूड ग्रेन्स वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स के लिए ले जाना शुरू कर दिया गया, और लास्ट इंडियंस को फोर्सफुली रिक्रूट करने लगे। ये चारों पॉइंट आपको यहां पे लिख के आने। इसके अलावा ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बताइए गांधी जी का सत्याग्रह पे क्या व्यू था। तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए आ सकता है। आपको पहला चीज ये लिखनी है कि गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह के 2 पिलर होंगे, एक होगा ट्रुथ और दूसरा होगा नॉन वायलेंस। और दूसरा पॉइंट आपको यह बता के आना है कि गांधी जी कहते थे कि एक सत्याग्रही बिना वायलेंट हुए अपनी बात को मनवा सकता है। एक सत्याग्रही अपने अपोनेंट को हर्ट नहीं करना रहता है, उसको सिर्फ उसको ट्रुथ से वाकिफ कराना होता है। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ा उससे पूछा जा सकता है कि आपसे पूछेगा रोलेक्ट एक्ट क्या है और बताइए किस तरीके से इसने नेशनल मूवमेंट को सप्रेस किया था। तो आपको बताना है ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1919 में रोलेक्ट एक्ट आई थी, जिसके अंतर्गत वो किसी को भी जेल में डाल सकते थे 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि इसने नेशनल मूवमेंट को कैसे सप्रेस किया। तो आपको बताना है कि रोलेक्ट एक्ट के आते ही जो वर्कर्स थे, चाहे वो रेलवे में काम करने वालों या फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो सारी की सारे के वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे और सारी की सारी शॉप्स वगैरह क्लोज कर दी गई थी। तो रोलेक्ट एक्ट के बाद इंडियंस ने तो ये किया था। अब सवाल ये उठता है कि रोलेक्ट एक्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया। तो रोलेक्ट एक्ट आने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने गांधी जी और बाकी नेशनलिस्ट लीडर को उठा उठा के अरेस्ट करना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों का दिल्ली एंटर करने पर बैन कर दिया। ये इतने क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया उतने में से आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि आपको शुरुआत में मैंने एक चीज बताई थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर 2 टीमें थी, एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल पावर्स जो थे उनकी टीम में बाद में ओटोमन एम्पायर ने भी ज्वाइन कर ली थी। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो ना केवल सेंट्रल पावर्स ये वॉर हार गई थी, ओटोमन एम्पायर भी ये वॉर हार गया था। और ये वाली टीम जिसके अंदर ब्रिटिशर्स थे, ये वाली टीम वो वॉर जीत गई थी। तो दरअसल हुआ ये कि जैसे ही ये वॉर खत्म हुआ तो पूरी दुनिया का जो मुसलमान था वो इस बात से परेशान था कि जो ओटोमन एम्पायर के जो लीडर हैं, जिसे खलीफा कहा जाता है, अब उनके ऊपर ब्रिटिशर्स और उनके बाकी साथी इसके लीडर, ओटोमन एम्पायर के लीडर को उठा के जेल में डाल देंगे और हाश पीस ट्रीटी थोप देंगे। अब तुम्हारा एक प्रश्न होगा कि सर पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात से क्यों परेशान थे, ओटोमन एम्पायर का लीडर अगर जेल चला जाता है तो उनको क्या फर्क पड़ता है। दरअसल ओटोमन एम्पायर के जो लीडर होते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। ना केवल वो ओटोमन एम्पायर के लीडर थे, साथ ही साथ जो वो थे वो मुस्लिम वर्ल्ड के भी एक स्पिरिचुअल लीडर माने जाते थे। तो पूरी दुनिया के मुस्लिम जो थे उनका यह मानना था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब है वो इनके एंसेस्टर है, तो इसीलिए इनकी पूरी दुनिया में पूरे मुसलमान जो है बहुत इज्जत करते थे। गांधी जी को लगा यही मौका है हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करने का, क्योंकि इससे पहले जो गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह किया था वो इसलिए नहीं सक्सेसफुल हो पाया था क्योंकि उस नेशन वाइड सत्याग्रह में हिंदू और मुस्लिम यूनाइटेड नहीं थे, मुस्लिम्स उतना अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। तो गांधी जी को पता था कि यह सही मौका है हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करने का, और गांधी जी ने मुस्लिम से कहा कि मैं आपकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूं।
मुझे पता है आप परेशान हैं, आपके खलीफा को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे पता है आपके खलीफा वर्ल्ड वॉर 1 हार गए। मुझे पता है कि आप डर रहे हो कि ब्रिटिशर्स उनके अलाई आपके खलीफा के ऊपर हार्श पीस ट्रीटी ना थोप दें। मैं तुम्हारे लिए आवाज उठाऊंगा, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। तो मुस्लिम जो थे उनको यह बात बहुत अच्छी लगी और गांधी जी ने इसके लिए खिलाफत कमेटी भी बना दी थी बॉम्बे के अंदर। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि खिलाफत कमेटी में कौन कौन था, तो आपको बताना है अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इसके अलावा मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हजरत मोहानी जी भी थे। इन सबको मिला के गांधी जी ने खिलाफत कमेटी बनाई और कहा कि चलो हम सब मिलके जाएंगे ब्रिटिशर्स के सामने और ब्रिटिशर्स से कहेंगे कि ओटोमन एम्पायर भले ही वर्ल्ड वॉर 1 हार गया है, भले खलीफा वर्ल्ड वॉर 1 हार गए हैं, लेकिन इनको हार्श पीस ट्रीटी ना थोपी जाए। तो ये पहला अटेम्प्ट था गांधी जी का हिंदू मुस्लिम्स को यूनाइट करने का। गांधी जी ने कहा कि मैं एक नया मूवमेंट लेकर आऊं और गांधी जी इस मूवमेंट को कहते थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने डिसाइड किया था कि 1920 में लॉन्च करेंगे। गांधी जी कहते थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर हिंदू और मुस्लिम के लिए दोनों के लिए कुछ कुछ होगा। मैंने कहा कैसे? तो गांधी जी कहते थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम हिंदुओं के लिए लेंगे स्वराज की डिमांड कि हमें हमारा राज चाहिए, ब्रिटिशर्स भारत छोड़ो। तो नॉन कोऑपरेशन में हिंदुओं के लिए होगा स्वराज, वहीं मुस्लिम्स के लिए होगा खिलाफत। तो बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दो पार्ट थे, हिंदुओं के लिए स्वराज और मुस्लिम्स के लिए खिलाफत। अब गांधी जी ने यह बात डिसाइड करी थी कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, लेकिन गांधी जी को अपने सपोर्टर्स, कांग्रेस, इन सबको भी तो बताना था कि मेरे दिमाग में यह आइडिया चल रहा है। तो गांधी जी ने कैलकाटा सेशन जो हुआ था कांग्रेस का सितंबर 1920 में, वहां पे कांग्रेस के लोगों को यह बताया कि मेरे दिमाग में यह आइडिया चल रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये कैलकाटा सेशन क्या है? दरअसल आज आप और मैं, हम दोनों आमने सामने हैं इंटरनेट के माध्यम से। मैं आज आपको कह रहा हूं कि आज आपका वॉरियर का पार्ट 2 आ रहा है, नेशनलिज्म इन इंडिया। कल आएगा पार्ट 3, प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और परसों आएगा ग्लोबलाइजेशन। मैंने कितनी आसानी से अपना मैसेज तुम तक कन्वे कर दिया। चाहे तुम भारत के किसी भी कोने में देख रहे हो, कभी भी देखो, लेकिन तुमको मेरा मैसेज मिल गया है कि एक वीडियो जा चुका है, एक आज आ गया, कल जाएगा, परसों जाएगा, 4 दिन में हिस्ट्री खत्म कर देंगे सिद्धार्थ सर। लेकिन उस टाइम पे कैसे लोगों को बताया जाए कि हम कौन हैं? हम कांग्रेस हैं, हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए। इसके लिए कांग्रेस हर महीने, लगभग हर महीने अलग अलग सेशंस किया करती थी भारत के अलग अलग कोने में। कोई सेशन लाहौर में होता था, तो कोई बंगाल में होता था, तो कोई चेन्नई में होता था, तो कोई नागपुर में होता था। ये अलग अलग शहरों में जाते थे, अपने बारे में लोगों को बताते थे, ताकि लोग इनकी आइडियोलॉजी को समझे और वो भी इस प्रोटेस्ट का, इस मूवमेंट का पार्ट बन सके। तो गांधी जी ने कैलकाटा सेशन जो हुआ था कांग्रेस का सितंबर 1920 में, यहां पे सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास कराया गया। डिस्कशन हुआ, गांधी जी ने बताया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हिंदुओं के लिए स्वराज होगा, मुस्लिम्स के लिए खिलाफत होगा। सबने उनकी बात सुनी, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, किसी ने कुछ किया, एंड में जाके ये पास हो गया कि चलो ठीक है हम ये करेंगे। लेकिन इसको अडॉप्ट करते करते 2 महीने हो गए और उसके बाद दिसंबर में हुआ, दिसंबर 1920 में हुआ नागपुर सेशन के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया, पास किया गया। इसका मतलब यह है कि हाँ ये डिसाइड हो गया कि हम ये करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, ये सब चीजें अडॉप्ट जब होता है तब होता है, उसका पेपर वर्क हो जाता है, रिटर्न तरीके से सब कुछ लिखा जाता है। तो इस तरीके से 2 कांग्रेस सेशन आपको याद रखने हैं, एक कैलकाटा का सितंबर 1920 और एक आपको याद रखना है दिसंबर 1920 का नागपुर सेशन। क्लियर हो गया? अब मैं गांधी जी का अच्छा दोस्त था, मैंने गांधी जी से पूछ लिया, गांधी जी हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या करेंगे? अब अगर यहां पे मेरी साड़ी ज्यादा ग्लैमरस हो गई है तो दोस्तों मुझे माफ कर देना। मैंने गांधी जी से पूछा, गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या करेंगे? तो गांधी जी ने कहा कि मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सबसे पहले कहता हूं कि आपको जितने भी अगर ब्रिटिशर्स ने टाइटल दिए हैं, कोई पोस्ट दी है, आपको वापस करनी है। याद करिए ये चीज रविंद्रनाथ टैगोर जी ऑलरेडी जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद कर चुके थे। अब गांधी जी बाकी भारतीयों से कह रहे थे कि अगर आपको भी कोई पोस्ट दिए, कोई टाइटल दिया, कोई अवार्ड दिया है, वापस कर दो। साथ ही साथ गांधी जी कहते थे कि अब हम लोग सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, स्कूल, कॉलेज, सबका बहिष्कार करेंगे। अगर आप किसी ब्रिटिश स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो तो मत पढ़ो, अगर आप किसी ब्रिटिश स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हो तो मत पढ़ाओ, हर चीज का बहिष्कार।
ब्रिटिशर्स के लिए कोई हेल्प नहीं करनी है उनकी। साथ ही साथ गांधी जी ने कहा कि अब हम लोग ब्रिटिश गुड्स को हम इंडियन गुड्स से, स्वदेशी सामान से हम स्वैप करेंगे। गांधी जी ने कॉल दी कि आपको अब कोई भी ब्रिटिश गुड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ब्रिटेन की इंडस्ट्री से बनने वाली चीजों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, सब मेक इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गांधी जी ने कहा कि अगर ब्रिटिशर्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के खिलाफ वायलेंट होंगे तो हम फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। और इस तरीके से गांधी जी ने ये सारी बातें करी। मैंने गांधी जी से कह दिया, गांधी जी मस्त प्लान है, ये प्लान आपके दिमाग में आया कहां से? गांधी जी गुस्सा हो गए, कहते सेठ तुम मुझे अपना इतना अच्छा दोस्त बोलते हो, तुमने मेरी ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ी। मैंने कहा कौन सी? तो उन्होंने कहा मैंने 1909 में किताब लिखी थी हिंद स्वराज, और इस हिंद स्वराज में मैंने कहा था कि ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर कोलैप्स कर जाएगा अगर हम इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना बंद कर देंगे। तो गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आइडिया हिंदू स्वराज 1909 में गांधी जी दे चुके थे। लेकिन इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे आज मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, अपने दिल की बात आपको रख पा रहा हूं, सीधा सीधा कम्युनिकेशन है। लेकिन उस टाइम पे गांधी जी कुछ बोलते थे, लेकिन गांव तक जाते जाते, इंडिया के बाकी पार्ट्स तक जाते जाते वो बात मिस इंटरप्रेट हो जाती थी। बोला कुछ जाता था लेकिन उसका मतलब कुछ और निकाला जाता था। आइए मैं आपको इसको 3 किस्सों से समझाता हूं। पहला किस्सा मुझे आपको बताना है अवध के बारे में। दरअसल आज जिस इलाके में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है, हिस्टोरिकली उस इलाके को अवध कहा जाता था। अवध में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जी जो थे वो एक इंडेंचर्ड लेबर थे जिनको फीजी भेजा गया था। अब आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आ गए। पहला, ये इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है, और दूसरा फीजी का पड़ता है। आइए सब समझाता हूं। दरअसल आज जैसे हम इंडियंस के अंदर एक वो बात है ना कि हमें विदेश जाना है, कनाडा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, भले वहां जाके कैब चलाएं, लेकिन हमें विदेश जाने का एक चस्का होता है। उसी तरीके से उस टाइम पे भी कई इंडियंस थे जो बाहर जाके सेटल होना चाहते थे, जो बाहर जाके रहना चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने एक स्कीम निकाली कि हम आपको हमारे साथ, हमारी जो बाकी कोई कॉलोनी, हम आपको वहां लेकर जाएंगे। आप चलिए, आप वहां चलिए, लेकिन उसके बदले जो हम आपको लेकर जा रहे हैं, वहां पे आपको काम दे रहे हैं, उसके बदले आपको कुछ साल हमारे लिए काम करना पड़ेगा। जो हमने आपके ले जाने लाने में खर्चा किया, आपको जो वहां पे रखने में हमारा खर्चा हुआ, जब हमारा वो निकल जाएगा, अब आप आजाद हो। आप चाहो तो वहां रुको, आप चाहो तो वापस आ जाओ, वहां चाहो तो किसी से शादी कर लो, आप चाहो तो वापस आ जाओ। इसे कहा जाता था इंडेंचर्ड लेबर। और बाबा रामचंद्र जी को ब्रिटिशर्स फिजी ले गए थे। यहां पे आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का मैप है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से ईस्ट की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो आपको फिजी नाम की कंट्री देखने को मिलेगी। तो बाबा रामचंद्र जी को फिजी ले गए। तो जब बाबा रामचंद्र जी वापस आए तो उन्होंने देखा इनका जो इलाका है अवध, वहां के जो तालुकदार हैं और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्होंने अति मचा रखी है। ना केवल क्योंकि गरीबों के पास कोई जमीन तो होती नहीं थी, सारी जमीन ये तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के पास होती थी। तो ये गरीब किसानों को अपनी जमीन पर खेती करने के लिए देते थे, लेकिन रेंट बहुत ज्यादा लेते थे। मतलब अनफेयर तरीके से रेंट लिया जाता था। साथ ही साथ एडिशनल फीस ली जाती थी। कहते थे कि अगर तुम यहां पर काम कर रहे हो तो उसके बदले हमें तुम्हें यह पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा देना पड़ेगा। अरे कई केसेस में तो बेगार किया करवाया जाता था, यानी बॉन्डेड लेबर, जबरदस्ती उनसे लेबर करवाई जाती थी और उनको पैसे भी नहीं दिए जाते थे। बाबा रामचंद्र जी ने कहा मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, और अपने लोगों से कहा तुमको पता है गांधी जी नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने यही कहा है कि इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन का नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चलो एक हो जाओ। लोग इस बात से बहुत इंप्रेस हो गए, अच्छा चलो चलो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करते हैं। करना क्या है? तो बाबा रामचंद्र जी ने कहा हम लोग बनाएंगे नाई धोबी बांध। नाई का मतलब होता है बार्बर और धोबी का मतलब होता है वॉशरमैन। ये कहते थे कि अगर आप ब्रिटिशर्स के बाल काटते हो छोड़ दो, अगर आप उनके कपड़े धोते हो छोड़ दो, हम किसी भी तरीके की लैंडलॉर्ड्स को, तालुकदार्स को, ब्रिटिशर्स को सर्विस नहीं देंगे। सभी तरीके की सर्विस को हम बंद करते हैं यहां पे। ये इतना तगड़ा आइडिया था, इतना तगड़ा आइडिया था कि स्वयं श्री जवाहरलाल नेहरू जी आए और इन्होंने बाबा रामचंद्र जी के साथ मिलकर ओद किसान सभा को सेटअप किया था अक्टूबर 1920 में। इतना बढ़िया आइडिया था। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ चंगा सी।
लेकिन देखते ही देखते ये भीड़ वॉयलेंट होती चली गई। और जो ये भीड़ थी, इन्होंने तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के घरों को अटैक करना शुरू कर दिया, उनके घरों को लूटना शुरू कर दिया, उनके घरों को जलाना शुरू कर दिया। क्या कहीं से भी दूर दूर तक गांधी जी ने यह कहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किसी का घर जला दो, उसके घर को लूट लो? नहीं। लेकिन गांधी जी के मैसेज को मिस इंटरप्रेट किया गया। दूसरी कहानी आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स से आती है दोस्तों। दरअसल आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स के अंदर कई सारी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी, जो जनरेशन से इस जंगलों में रहा करती थी, इसी जंगल की लकड़ी का इस्तेमाल करती थी, अपने मवेशियों को इसी जंगल में चरवाने ले जाती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अब इन जंगलों में फॉरेस्ट लॉज लेकर आ गए थे। इन फॉरेस्ट लॉज के कारण अब इन लोगों को इनके जंगल, वो जगह जहां पे जनरेशन से रहते आते थे, इनको वो जगह छोड़ के जानी पड़ गई। अब इनका इस जंगल में एंट्री करना, इसकी लकड़ी इस्तेमाल करना, अपने मवेशियों को यहां चरवाना, यहां के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले जाना इलीगल हो गया था। तभी अलूरी सीताराम राजू नाम के एक व्यक्ति आते हैं और उन्होंने अपने लोगों को बोला, अरे इधर आओ इधर आओ। गांधी जी नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसके खिलाफ एक आंदोलन निकाला है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन मैं एक चीज गांधी जी से अलाइन नहीं हूं, वो कहते थे कि मैं चाहता हूं कि हम गुरिल्ला वॉरफेयर करें, हम झाड़ियों में छुपे रहेंगे और जैसे ही ब्रिटिशर्स हमें पकड़ने आएंगे, हम छुप के उनके ऊपर हमला कर देंगे और उनको मारेंगे। अब आप खुद मुझे बताइए, क्या गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहीं भी दूर दूर तक गुरिल्ला वॉरफेयर की बात करी थी? नहीं करी थी। लेकिन यहां पर गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ, कई सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा गया। धीमे धीमे करके अलूरी सीताराम राजू जी आंध्र प्रदेश के इलाके में एक फोक हीरो बनते चले गए। लोगों को यह लगने लगा था कि ये भगवान का अवतार है, इनको कभी ये मरेंगे ही नहीं। लेकिन तभी 1924 में ब्रिटिशर्स ने इनको ना केवल पकड़ा, इनको मार भी दिया गया। तीसरी और अंतिम कहानी यह बताने के लिए कि किस तरीके से गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया था, वो आती है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से, प्लांटेशन से। दरअसल ब्रिटिशर्स एक एक्ट लेकर आए थे जिसका नाम था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि आप अब इस प्लांटेशन से बाहर नहीं जा सकते हो, अब आपको इसी प्लांटेशन में काम करना पड़ेगा। आपकी मां बीमार है, आपकी बीवी बीमार है, हमें कोई मतलब नहीं, आपको इसी प्लांटेशन में रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान थे। तभी किसी ने यह अफवाह फैला दी कि गांधी जी ने कहा है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो गया गया चूल्हे में, चलो अपने अपने घर। सब निकल के अपने प्लांटेशन से घर के लिए निकले रेलवे स्टेशन की तरफ। लेकिन क्योंकि रेलवे वर्कर्स की स्ट्राइक थी, इनको कभी ट्रेन मिली नहीं और ये वही रेलवे स्टेशन में फंसे रह गए। पीछे से ब्रिटिश सोल्जर्स आए, ना केवल इन लोगों को मारा, उठा के वापस इनको प्लांटेशंस में डाल दिया गया। अब आप देख सकते हैं किस तरीके के देश के कोने कोने से वॉयलेंस की खबर आ रही थी और गांधी जी हमेशा से वॉयलेंस के खिलाफ थे। वो कहते थे वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, बाकी सब चल जाएगा। अरे हद तो तब हो गई जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा नाम के पुलिस स्टेशन को लोगों ने घेर लिया। शुरुआत में यह प्रोटेस्ट पीसफुल था, लेकिन देखते ही देखते भीड़ जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल होती चली गई और इन्होंने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग जला दी। इस आगजनी के अंदर 22 पुलिस वाले मरे गए थे, जिसमें ज्यादातर भारतीय थे। जब यह खबर गांधी जी के पास पहुंची तो गांधी जी ने कहा इनफ इज इनफ, अब मुझे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ेगा। और गांधी जी ने चौरी चौरा की कहानी सुनने के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इमीडिएटली विथड्रॉ कर लिया, कॉल ऑफ कर दिया। अब आपको जैसा कि मैंने बताया कि किस तरीके से गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया, किस तरीके से गांधी जी वॉयलेंस ना कहते थे, वॉयलेंस मत करो, लेकिन लोग डिसिप्लिन नहीं रह पाते थे। इसलिए कई सारे हमारे आंदोलन फेल हो गए, लेकिन सारे फेल नहीं होते थे। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है 1928 में हुए बरदोली सत्याग्रह के बारे में। आइए मैं आपको बरदोली सत्याग्रह के बारे में बताता हूं। दरअसल बात क्या हुई थी? बात यह हुई थी कि भाई फार्मर्स जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे क्रॉप फेलियर से। हर कभी क्रॉप फेल हो जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी क्रॉप में कोई बीमारी पड़ जाती थी, तो क्रॉप हर कभी फेल हो जाती थी। जहां एक तरफ क्रॉप फेल हो जाती थी, ब्रिटिशर्स बरदोली के किसानों की मदद करने की जगह ब्रिटिशर्स इनसे 30% ज्यादा रेवेन्यू मांगने लग गए। लोगों ने कहा पागल हो क्या, ऑलरेडी अभी तुम हमसे जो रेवेन्यू ले रहे हो वो रेवेन्यू देने लायक हम लोग नहीं हैं,
ऑलरेडी जो तुम रेवेन्यू ले रहे हो वो रेवेन्यू हम लोग देने लायक नहीं, और अब तुम हमसे कह रहे हो 30% ज्यादा रेवेन्यू दे। तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे। ऐसे में इनको लीडरशिप ली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। पटेल साहब वहां पहुंचे, उन्होंने वहां के लोगों की बात सुनी, और पटेल साहब ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी आवाज उठाता हूं। पटेल साहब ने वहां के सारे के सारे किसानों से कहा ठीक है, हम लोग किसी भी तरीके का इंक्रीज्ड रेवेन्यू नहीं देंगे, पहली बात। और दूसरी बात, पटेल साहब ने कहा कि रेवेन्यू नहीं देंगे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम वॉयलेंट नहीं होंगे, हम पीसफुली नॉन वॉयलेंट तरीके से हम अपनी बात को रखेंगे। धीमे धीमे करके ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब लोगों ने 30% बढ़ा के रेवेन्यू देने से मना कर दिया, तो ब्रिटिशर्स ने लोगों को उठा उठा के जेल में डालना शुरू कर दिया, उनके कैटल्स को कॉन्फिस्केट करना शुरू कर दिया, उनकी लैंड को कॉन्फिस्केट करना शुरू कर दिया। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना शुरू कर दिया। जब उनकी लैंड कैटल जब्त हो रही थी, उसके बावजूद बरदोली के जो किसान थे वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं खोए, और उन्होंने बिल्कुल भी वायलेंस नहीं करी। आखिरकार ब्रिटिशर्स को अपनी बात झुकनी पड़ी, और उनने जो रेवेन्यू मांगा था वो रेवेन्यू उनको कम करना पड़ा, और जितनी भी जमीन और कैटल्स इनने कॉन्फिस्केट की थी, इनको वो जमीन और कैटल वापस करनी पड़ी। तो सारे सत्याग्रह फ्लॉप नहीं होते थे। बरदोली सत्याग्रह 1928 का, जो कि अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल लड़ा गया था, वो इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो फ्लॉप हो गया सर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो खत्म हो गया, लेकिन क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कोई फायदा नहीं हुआ? जी नहीं। दरअसल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सबसे पहला फायदा हुआ था कि इसको मैक्सिमम एक्सटेंट मिला था, यानी कि एक ऐसा मूवमेंट था जो पूरे भारत देश में फील किया गया था। पूरे भारत देश का व्यक्ति, चाहे वो नॉर्थ इंडिया को, चाहे वो साउथ इंडिया का, चाहे वो ईस्ट इंडिया को, चाहे वो वेस्ट इंडिया को, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, सब इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। साथ ही साथ जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने कहा था ब्रिटिश स्कूल कॉलेजेस को आप लोगों को बहिष्कार करना है, तो इसके लिए पहली बार इंडियन स्कूल कॉलेजेस बनाए गए थे। इसके दो एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं। एक काशी विद्यापीठ बनाया गया था दोस्तों, और दूसरा जामिया मिलिया इस्लामिया बनाया गया था। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के अंदर मौजूद है। तो ये दो ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए गए, स्कूल बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए, जहां पे वो बच्चे जो ब्रिटिश स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ना चाहते हैं वो यहां जाके पढ़ सकते थे। तो गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से एक फायदा यह भी हुआ कि इंडियन स्कूल कॉलेजेस बनने लगे थे। तीसरी बात बताई गई, ये पहला ऐसा वो आंदोलन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसमें यूनिटी देखी गई, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंदुओं के लिए स्वराज तो मुस्लिम्स के लिए खिलाफत की बात करी गई थी। पहली बार दोनों की दोनों यूनाइटेड फील हुए थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी ब्रिटिशर्स की कमर तोड़ के रख दी थी। जब गांधी जी कहते थे कि ब्रिटिशर्स की चीजों को खरीदना नहीं है, स्वदेशी चीजों को खरीदना है, मेड इन इंडिया चीजों को खरीदना है, तो इससे ना केवल ब्रिटिशर्स को नुकसान हुआ, इंडियन लोगों को कई सारा फायदा हुआ। तो ये इंपैक्ट हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का दोस्तों। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, इस चैप्टर से आप लोगों को मैप पूछे जाते हैं। एक मैप हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने रीजनल सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था। दूसरा मैप आता है कि कांग्रेस के सेशंस वो आपसे बोल देता है प्लॉट करके दिखाओ। वो आपसे नाम से पूछ सकता है, वो आपसे ईयर से पूछ सकता है, और वो आपसे वो सेशन क्यों किया गया था उससे भी पूछ सकता है। तो आपको नाम पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए, और उसका कॉज पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकाटा सेशन की, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था। यह वो सेशन था जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास किया गया था, सॉरी। अब अगर हम कैलकाटा सेशन की बात करें तो यहां पे आपको एक पान के पत्ते जैसा एक शेप देखने को मिलेगा, इसकी टिप पे आपको कैलकाटा सेशन मिलेगा। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पास तो हो गया था, लेकिन करना क्या है वो कैसे डिसाइड हो। लेकिन सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, 2 अक्टूबर में गांधी जी का बर्थडे होता है, तो इसीलिए वो लोग भूल गए। अक्टूबर की पार्टी 2 महीने चल गई, अक्टूबर नवंबर वीड़ू, फिर याद आया और दिसंबर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी तो करना है, इसीलिए दिसंबर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट किया गया था। ये भैया याद रखने की ट्रिक है, ऐसा असली में नहीं हुआ था।
बस आपको याद रखने के लिए बताया कि अगर एक सितंबर में हुआ था तो 2 महीने के गैप के बाद दूसरा दिसंबर में हुआ था। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंडिया में साइमन कमीशन आने वाला था। अभी 10 मिनट बाद ही हम पढ़ेंगे। और उस साइमन कमीशन के बॉयकॉट के लिए एक सेशन किया गया था तमिलनाडु के मद्रास में। तो ये वाला जो था ये साइमन कमीशन के बॉयकॉट के लिए किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 कांग्रेस के सेशन, बस ये 3 ही आपको याद रखने। पहले बहुत सारे होते थे लेकिन सीबीएसई वालों ने अब वो डिलीट कर दिए। बस आपको ये 3 कांग्रेस के सेशन कहां हुए थे, क्यों हुए थे, कब हुए थे, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अब कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला, व्हाई डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन सिटीज? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो धीमे धीमे करके सिटीज के अंदर स्लो डाउन क्यों हो गया था, आपको यह बताना है। सोचो सोचो, मैं आपसे पूछता हूं कि क्यों हो गया होगा स्लो डाउन, बताइए। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं दोस्तों। बताइए। तो सबसे पहला रीजन यह था कि गांधी जी कहते थे ब्रिटिश गुड्स का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ब्रिटिश गुड्स की जगह गांधी जी कहते थे इंडियन चीजों का इस्तेमाल करो। अब ब्रिटेन से बन के आती थी कॉटन की शर्ट। अब ये कॉटन की शर्ट क्योंकि फैक्ट्री से बन के आ रही है और क्योंकि कॉटन सस्ता होता था तो एक शर्ट 100 रुपए की मिल जाती थी। अब गांधी जी कह रहे कॉटन की शर्ट मत पहनो, फिर मैंने कहा क्या पहनूं गांधी जी? गांधी जी ने कहा खादी पहनो। अब अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, खादी बहुत एक एक्सपेंसिव टेक्सटाइल होता है, एक एक्सपेंसिव क्लोथ होता है। जो शर्ट कॉटन की 100 रुपए की आ जाती, वही शर्ट खादी की लेने जाओ तो 600 रुपए की आती थी। तो जो गांधी जी ने कॉटन का सब्स्टिट्यूट खादी बताया था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था और पुअर लोग जो थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ गांधी जी कहते थे कि ब्रिटिश स्कूल, कॉलेज, लॉयर, पुलिस सबका बहिष्कार करना है। अगर आप यहां नौकरी करते हो तो मत करो, अगर आप यहां पढ़ने जाते हो, लिखने जाते हो तो वो भी छोड़ दो। लेकिन कब तक? अगर मैं एक टीचर हूं, मैं कब तक अपने स्कूल में पढ़ाने नहीं जाऊंगा? अगर मेरा बच्चा एक स्टूडेंट है तो वो कब तक पढ़ाई से दूर रहेगा? अरे सर, काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन कराओ ना। अरे ये तो केवल 2 ही जगह थे, एक वाराणसी में था, एक दिल्ली में था। बाकी भारत का बच्चा क्या करता, कब तक ना पढ़ता? तो गांधी जी का जो बॉयकॉट का कॉल था उसका ऑल्टरनेट नहीं था। इसलिए ग्रेजुअली धीमे धीमे करके लोगों को वापस अपने स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट, पुलिस, ये सब चीजों की तरफ जाना पड़ा। अगला क्वेश्चन यह आ जाता है कि सबसे मेन कॉज क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल का? मेन कॉज, वैसे तो कई कॉज थे, मेन कॉज क्या था? सिंपल सी बात है, चौरी चौरा इंसिडेंट। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता था दोस्तों। एक क्वेश्चन यह आ जाता है कि आपको बताना है कि किस तरीके से ट्राइबल पीजेंट्स ने गांधी जी के कॉल को मिस इंटरप्रेट किया। तो यहां पे आपको उत्तर प्रदेश अवध के आपको उनकी बात बतानी पड़ेगी और दूसरी बात आपको आंध्र प्रदेश के गुडे मिल्स के अलूरी सीताराम राजू की बात बतानी पड़ेगी। तो बाबा रामचंद्र और अलूरी सीताराम राजू, इन दोनों की कहानी आप लोगों को यहां पे लिख के आनी है। मैंने आपको दे रखी है, आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं। अब आप बोलोगे सर मैप सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हो, साइड भी नहीं हो रहे हो, कब पढ़े? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दे रखा है, उस लिंक को टैप करके आप ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो चिंता मत करो, है ना, आपका कुछ नहीं मिस होने दूंगा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए 3 इफेक्ट्स बताइए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण जो पड़ा था इकोनॉमी पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2011-23 2 साल पूछा जा चुका है और इस साल भी आने के चांसेस है। कि जब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बॉयकॉट का कॉल कर रहे थे तो इससे असर तो पड़ा होगा, ब्रिटिशर्स की जेब खाली तो हुई होगी, बिल्कुल हुई थी। तो सबसे पहली चीज यहां पे यह बताई गई है कि जब गांधी जी ने कहा फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करो तो लोगों ने लिकर शॉप को पिकेट करना शुरू किया। पिकेटेड का मतलब होता है जब आप किसी के गेट पे बैठ जाते हो इस तरीके से कि आप उसको खुलने ही नहीं देते हो, जैसे पिकेटेड करना कहते हैं। तो महिलाएं लिकर शॉप के गेट पर बैठ गई, लोगों ने अपने जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको जला दिया। साथ ही साथ यहां पे बताया गया है कि जब लोग ब्रिटिश गुड्स ले ही नहीं रहे थे तो ब्रिटेन से इंडिया के अंदर जो भी सामान आ रहा था, जो भी सामान इंपोर्ट हो रहा था, तो जब गांधी जी ने मना कर दिया कि आपको ब्रिटिशर से कुछ भी नहीं लेना है, तो ब्रिटेन से आने वाली चीजों का जो इंपोर्ट था वो दोस्तों हाफ होके रह गया, वो हाफ होके रह गया।
एक टाइम पे 102 करोड़ का माल भारत आता था ब्रिटेन से, लेकिन गांधी जी के कॉल के बाद मात्र 57 करोड़ का माल भारत आने लगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इंडियंस ने ब्रिटिश गुड्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो वो इंडियन गुड्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे इंडियन टेक्सटाइल बनाने वाले लोग, मेक इन इंडिया चीजें बनाने वाले लोगों का बहुत फायदा हुआ। दिन दोगुना रात चौगुना फायदा हुआ उनका। क्लियर हो गया? इन सब चीजों के बीच में ब्रिटिशर्स लेकर आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्या है, इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दरअसल हुआ यह था कि इस एक्ट में ब्रिटिशर्स कहते थे हम आप लोगों को लिमिटेड फ्रेंचाइजी देंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, इनकम एंड एजुकेशन। सर इसका क्या मतलब है? हमारे भारत देश के अंदर आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी भारत देश के अंदर हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा है उसके पास वोट देने का अधिकार है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे नॉर्थ इंडिया का, चाहे साउथ इंडिया का, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। अगर तुम 18 साल से ज्यादा के हो तुम्हारे पास वोट देने का अधिकार है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 कहता था कि अब हम आपको लिमिटेड फ्रेंचाइजी देंगे, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं, सबको वोट देने का अधिकार नहीं है, कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार है। सर किसको अधिकार है? तो इन्होंने कहा कि जो लोग के पास प्रॉपर्टी है उनको वोट देने का अधिकार है, जो लोगों की अच्छी खासी इनकम है उनको वोट देने का अधिकार है, जो लोग पढ़े लिखे हैं केवल उनको वोट देने का अधिकार है। तो पहली बार भारत के लोगों को भारत के इलेक्शन में वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन उसमें भी सबको नहीं दिया गया। जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनकी इनकम अच्छी है, जो एजुकेटेड लोग हैं, केवल उनको वोट देने का अधिकार था। दूसरी बात इन्होंने कही कि ना केवल अब आप वोट दे सकते हो, आप लोग इलेक्शन के अंदर कॉन्टेस्ट भी कर सकते हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। इन्होंने कहा कि आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हो, आप इलेक्शन में खड़े होइए, खुद नेता बनिए, पार्लियामेंट में आके बैठिए। अब अगर इंडियंस पार्लियामेंट में आके बैठ जाएंगे तो जो ये ब्रिटिशर्स चोरी करा करते थे, हमारे रिसोर्सेज लूटते थे, हमारे लोगों को मारते थे, वो कैसे होता? तो इन्होंने इसका लूप होल निकाला। बोले ठीक है, हम आपको इलेक्शन लड़ने दे रहे हैं, आप पार्लियामेंट में आ भी सकते हो, लेकिन किंतु परंतु फाइनेंस से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड और रेवेन्यू से रिलेटेड मुद्दों पे आप कुछ नहीं बोलोगे, चुपचाप बैठे रहना पार्लियामेंट में। हमें जो रेवेन्यू बढ़ाना है हम बढ़ाएंगे, हमें जिसको जेल में डालना है हम डालेंगे, हमें जितना टैक्स वसूलना है हम वसूलेंगे, आप इन मैटर में कुछ नहीं बोलोगे। और लास्ट पॉइंट इन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को 10 साल बाद रिव्यू करने के लिए एक टीम भेजेंगे। क्लियर हो गया? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में सेकंड पॉइंट ये कहता था कि अब आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हो। जैसे ही इन्हें ये लॉलीपॉप दी, इंडिया में जो कांग्रेस थी, केवल इकलौती पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर खूट पड़ गई। जो सीनियर लीडर थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू जी और सीआर दास जी, इन्होंने कहा कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में दिए गए इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहिए, पावर में आना चाहिए, पार्लियामेंट में जाना चाहिए और फिर हमें अपनी बातें रखनी चाहिए। वहीं जो जूनियर नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, इनके बेटे मोतीलाल नेहरू जी के बेटे सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जी, ये लोग कहते थे नहीं, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, ये छोटी मोटी पावर लेके मत खुश हो जाओ, हम पूरी आजादी लेंगे, ब्रिटिशर्स को भगा के रहेंगे। इस तरीके से कांग्रेस के दो ग्रुप बन गए, एक सीनियर लोगों का ग्रुप जो कहते थे नहीं हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और एक जूनियर लोगों का ग्रुप जो कहते थे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। तो जो सीनियर लोगों का ग्रुप था उन्होंने 1923 में कांग्रेस से अलग होकर एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और यही एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए स्वराज पार्टी किस साल बनी थी? 1923 में बनी थी। तो आपने देखा ब्रिटिशर्स का एक एक मूव कितना कैलकुलेटेड होता था। भारत की इकलौती पॉलिटिकल पार्टी के दो टुकड़े कर दिए केवल एक लाइन से। इस तरीके से ब्रिटिशर्स हम इंडियंस को तोड़ते जा रहे थे, हमारी यूनिटी को खराब करते जा रहे थे दोस्तों। साथ ही साथ जब एक तरफ यह सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ था। सर ये क्या है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन?
मैं आपको बताता हूं। दरअसल इधर 2 पॉइंट के बारे में बताया गया, ध्यान से सुनना। यूएसए में जो बैंक हुआ करते थे, ये बैंक लोगों को लोन देते थे। अब इन्होंने क्या करा, बिना क्रॉस चेक किए उन लोगों को भी लोन दे दिया जिनकी वापस करने की कोई नियत ही नहीं थी। तो जब बैंक वाले पैसे लेने वापस पहुंचे, भैया पैसे वापस करो, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है, हाथ खड़े कर लिए उन्होंने, नो 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 नो, हमारे पास कुछ नहीं है। तो जब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए तो बैंक वालों का नुकसान हो गया, बैंक धीमे धीमे करके फेल होने लगे। ऐसे में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो सही में लोन लेकर अपना बिजनेस करती थी, और लोन ना केवल लेती थी, चुकाती भी थी, तो जब वो बैंक के पास गई कि साहब थोड़ा सा पैसा दे दो, तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पैसे डूब गए। तो जब बैंक बंद हुआ तो धीमे करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी धीमे धीमे करके बंद होने लगी, क्योंकि अब इनको लोन मिलना बंद हो गया था। तो एक तरफ यूरोप में, अमेरिका में लोग इन सब चीजों से परेशान थे, पैसे ही नहीं, फैक्ट्री बंद हो गई रातों रात, नौकरी नहीं है, अब घर कैसे चलाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर वन अभी अभी खत्म हुआ था। वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1918 तक 4 साल चला था वर्ल्ड वॉर वन। और वर्ल्ड वॉर वन में अथाह डिवास्टेशन हुआ था, शहर की शहर उजड़ गए थे, लोग मर गए थे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सब फ्लैट हो गए थे। और ये स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल को रीबिल्ड करने के लिए भी पैसा चाहिए था। तो जहां कंट्री का पैसा एक तरफ यहां खर्चा हो रहा था चीजों को वापस बनाने में, वहीं दूसरी तरफ बैंक वगैरह फेल हो गए थे, जिसके कारण वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग थे उनकी जेब में पैसा ही नहीं था। अब अगेन तुम्हारा मुझसे क्वेश्चन होगा, अरे गोरों की जेब में पैसा नहीं है, आपको क्या फर्क पड़ता है? दरअसल फर्क हमको नहीं, इनको पड़ना था। हमारा जो किसान होता था, वो जो भी चीज उगाता था, वो बाहर के देश के लोगों को बेचता था। अब जब बाहर के देश के लोगों ने कहा हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो ये जो किसान बाहर एक्सपोर्ट किया करता था, इसके वो एक्सपोर्ट धीमे धीमे करके डिक्लाइन होने लग गए, इसके एक्सपोर्ट गिरने लग गए। अब एक्सपोर्ट गिर रहे हैं और ब्रिटिशर्स इनकी हेल्प करने की जगह इनसे कह रहे हैं रेवेन्यू दो, टैक्स दो, पैसा दो। अब ये कह रहा है क्या तुम पागल आगल हो, कहां से लाऊं पैसा? खुद देखो ना, तुम्हारे उधर ही तो सबके पास पैसा ही नहीं है, मेरा एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया, मैं नहीं दे पाऊंगा अब। तो हमारे देश के लोग जो थे वो भी इन सब चीजों से परेशान थे। इन सब चीजों के बीच में साइमन कमीशन की एंट्री होती है। सर साइमन कमीशन क्या है? आइए, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 ने कहा था कि 10 साल बाद 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए एक टीम आएगी। इस टीम को आना 1929 में था, लेकिन साइमन कमीशन आ गई 1928 में। अब जैसे ये साइमन कमीशन आई तो इंडियंस ने साइमन गो बैक के नारे लगाना शुरू कर दिए। अब तुम बोलोगे सर यही तो गलत बात है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले एक तरफ आप कहते हो अतिथि देवो भव, और अतिथि आया है एयरपोर्ट पे लैंड किया और आप साइमन गो बैक करो, ये कैसी हॉस्पिटैलिटी है सर? दरअसल साइमन कमीशन के अंदर एक भी इंडियन नहीं था। इसमें जितने भी लोग आए थे सबकी सब गोरे थे, और हमें मालूम था कि ये अपनी गलती कभी भी नहीं मानेंगे। ये तो सब कुछ अच्छा अच्छा लिखने वाले थे। अरे इंडियंस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत खुश हैं, अपनी शादी की उसमें कार्ड में लिख के जाते, मेरे चाचा की शादी में जलूल जलूल आना, साइमन कमीशन जिंदाबाद, छाती पर टैटू गुदवा के घूम रहे हैं साइमन कमीशन वाले। कहते हैं हमें ये बात मालूम था ये अपनी गलती नहीं मानेंगे, इसीलिए जब ये आए तो हमने इनका स्वागत किया साइमन गो बैक के नारे से। दरअसल साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहरल्ली जी ने दिया था। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। खैर, तो जब साइमन कमीशन को इस तरीके से बैकलैश आया तो ब्रिटिशर्स घबरा गए। उन्होंने कहा इनको क्या हो गया यार, ये तो एक हो गए हैं सबकी सब। साइमन कमीशन को साइमन गो बैक, इतना ज्यादा ये लोग डर गए कि ब्रिटिशर्स ने 1929 में हम इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस ऑफर कर दिया। अब सर ये डोमिनियन स्टेटस क्या है? दरअसल उस टाइम के वॉइसरॉय जो थे इरविन, अरे यार सर वॉइसरॉय क्या है? अरे वॉइसरॉय क्या होता है, आइए पहले ये समझ लो। अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज कर रहे थे, लेकिन इंडिया पे राज किसके नाम पे कर रहे थे? ब्रिटेन के राजा या रानी के नाम पे। अब ब्रिटेन के राजा रानी ने जैसे इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा था, श्रीलंका को बना रखा था, किसी अफ्रीकन देश को बना रखा था, पाकिस्तान को बना रखा था, सबको बना रखा था। अब ये इतनी सारी कॉलोनी में राजा रानी कैसे रूल करते ब्रिटेन में बैठा बैठे? तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जिसे वॉइसरॉय कहा जाता था उसको हर एक अपनी कॉलोनी पे छोड़ देते थे। इंडिया का वॉइसरॉय था वॉइसरॉय इरविन।
उसी तरीके से अफ्रीका के किसी और देश का वाइसरॉय कोई और, किसी और देश का वाइसरॉय किसी और, हर देश का एक वाइसरॉय होता था जो राजा रानी के ऑर्डर को यहां पे इंप्लीमेंट करवाता था। अब मैं यहां पे एक बात क्लियर कर दूं, ये वाइसरॉय, गवर्नर जनरल, इन सबके नाम के आगे मैं लॉर्ड नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसे अच्छे काम किए नहीं थे कि इनको लॉर्ड बोला जाए। आई एम सो सॉरी। जहां तुम एक तरफ मेरे देश को मारोगे, मेरे देश के रिसोर्सेज लूटोगे, हमारे लोगों को जेल में डालोगे, तो मैं तुम्हें लॉर्ड बोलूं? अरे जाओ। वाइसरॉय इरविन ने साइमन कमीशन को मिले बैकलैश के बाद भारतीयों को अक्टूबर 1929 में डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया था। बोले ठीक है, काम करते हैं, क्या चाहिए आपको? हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन। बोले हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, ना केवल देंगे, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ लंदन चलना पड़ेगा। और क्या चाहिए आपको? हमने कहा आजादी। बोले नो नो नो, ये मत मांगो, हम आपको पार्शियल इंडिपेंडेंस दे देंगे, थोड़ी बहुत हम आपको पावर दे देंगे, लेकिन आप रहोगे अभी भी हमारे अंडर ही। हमने कहा नो 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 नो। हमने साइमन कमीशन, हमने वाइसरॉय इरविन के इस प्रस्ताव को, डोमिनियन स्टेटस को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। और उस टाइम के कांग्रेस के जो लोग थे, उन्होंने लाहौर कांग्रेस सेशन में कहा कि नहीं, लेंगे तो पूरी आजादी, आधी अधूरी आजादी नहीं चाहिए, चाहिए तो पूर्ण स्वराज चाहिए। और कांग्रेस ने लाहौर सेशन जो किया था दिसंबर 1929 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने लाहौर सेशन में कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो तुम डोमिनियन स्टेटस में हमें लंदन लेकर जा रहे हो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, हम लंदन भी नहीं जाएंगे, हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज। मुझे याद है कि उस दिन लाहौर सेशन से पंडित नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे का कॉल दिया। नेहरू जी ने दिसंबर में कहा कि ब्रिटिशर्स, तुम्हारे पास 1 महीना है, इस 1 महीने के अपने 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 बोरिया बिस्तर बांधो और तुरंत निकल जाओ मेरा देश छोड़ के, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। आपको क्या लगता है, ब्रिटिशर्स कांग्रेस का ये कॉल सुन के, नेहरू जी का ये स्पीच सुन के तुरंत चले जाते? प्रॉब्लम ये हुई कि ना केवल ब्रिटिशर्स ने इस पे ध्यान दिया, आम इंडियंस ने भी इसके ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाए। तो कांग्रेस का, नेहरू जी का, गांधी जी का लाहौर सेशन, और जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई थी, 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करने की बात करी गई थी, वो फ्लॉप होता दिख रहा था। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप बोलोगे सर 26 जनवरी को तो सर रिपब्लिक डे आता है, आप इंडिपेंडेंस डे क्यों बता रहे हो? हमने 1930 में 17 साल पहले कह दिया था कि हमें आजादी चाहिए। ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए नहीं, ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए 15 अगस्त 1947 में। तो यह दिन हमारा इंडिपेंडेंस डे बन गया। लेकिन कांग्रेस और नेहरू जी चाहते थे कि इस दिन की सिग्निफिकेंस खत्म ना हो। तो उन्होंने क्या किया, जब हम आजाद हुए और देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ 2.5-3 साल के अंदर, तो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराया 26 जनवरी 1950 के दिन। और इस तरीके से 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस को बनाए रखते हुए इस दिन को अब हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। चलिए वापस कहानी पे आ जाते हैं। गांधी जी ने देखा कि, कांग्रेस ने देखा कि भाई इसको कॉल को तो ज्यादा टेंशन मिला नहीं, तो गांधी जी ने इरविन को एक लेटर लिखा। और गांधी जी ने इरविन को लेटर जो लिखा, उस लेटर के अंदर गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी। ये जो डिमांड थी, वाइड रेंजिंग डिमांड थी, यानी इस डिमांड से नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया के लोगों को मदद मिलनी थी, हिंदू से लेके मुस्लिम तक को मदद मिलनी थी, अमीरों से लेके गरीबों तक को मदद मिलनी थी। इसमें 11 तरीके की डिमांड रखी गई, वाइड रेंजिंग डिमांड रखी गई। और गांधी जी ने इरविन को कहा कि मैं तुम्हें अल्टीमेटम देता हूं कि अगर तुमने मेरी ये 11 डिमांड नहीं मानी तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दूंगा। याद करो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने कहा था कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करूंगा, और अब वो वक्त आ गया है। तुम्हें क्या लगता है, गांधी जी के लेटर लिखने से इरविन मान जाता? नहीं, इरविन ने कहा जाओ, नहीं मानता। तो जब गांधी जी के लेटर का रिप्लाई ये आया कि जाओ, नहीं मानता, तो गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ अपने आश्रम साबरमती से लेकर डांडी तक की एक यात्रा करी।
इस पूरी यात्रा में 240 माइल गांधी जी अपने फॉलोअर्स के साथ चले और ये 240 माइल को कवर करने के लिए इनको 10 दिन का वक्त लगा। अब तुम बोलोगे गांधी जी पैदल पैदल क्यों गए सर, इनको किसी ने गाड़ी क्यों नहीं दी? क्योंकि इस बार गांधी जी वो गलती नहीं करना चाहते थे जो हर बार होती थी। हर बार जो सत्याग्रही होते थे वो डिसिप्लिन खो देते थे, वॉयलेंट हो जाते थे, गांधी जी का मैसेज मिस इंटरप्रेट हो जाता था। गांधी जी ने कहा इस बार खुद मैं पहिया पहिया चल के जाऊंगा और मैं लोगों के बीच जाके उनको बताऊंगा कि व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, क्या करना है इस बार और क्या नहीं करना है इस बार। तो गांधी जी जिस भी गांव से निकलते, जिस भी शहर से निकलते, वहां के लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देते, उनको बताते। और इस तरीके से गांधी जी साबरमती से दांडी तक जाने वाले थे। जब गांधी जी साबरमती से दांडी गए तो वहां पे ब्रिटिशर्स पहले से खड़े हुए थे, आइए आइए आप ही का वेट हो रहा था। गांधी जी ने 11 डिमांड जो लिखी थी उनमें से एक डिमांड थी कि ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली बना रखी थी। पहले इंडियंस क्या करते थे, समुद्र के पानी को गर्म करते थे, सॉल्ट बनाते थे और सॉल्ट को बेच के पैसा बनाते थे। ब्रिटिशर्स ने कहा ये इतना सिंपल तरीके से पैसे कैसे कमा रहे हैं, अब ये काम हम करेंगे, चलो तुम अंदर। तो ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट बनाने के पूरे राइट्स अपने पास रख लिए थे। गांधी जी ने कहा सबसे पहले मैं यही नियम तेरा तोड़ूंगा। गांधी जी समुद्र के पास गए, ब्रिटिशर्स उनको देख रहे थे। गांधी जी समुद्र के पास गए, ब्रिटिशर्स उनको देख रहे थे। गांधी जी ने समुद्र से पानी उठाया, ब्रिटिशर्स उनको देख रहे थे। गांधी जी ने उस पानी को गर्म किया, ब्रिटिशर्स उनको देख रहे थे। पानी पूरा इवेपोरेट हो गया, नीचे नमक बच गया। गांधी जी ने नमक बना के इस तरीके से दिखाया और ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को उठा के और उनके फॉलोवर्स को उठा के जेल में डाल दिया। ना केवल जेल में डाल दिया, देखते ही देखते इन्होंने लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। इसमें बताया गया है कि भाई इस लाठी चार्ज के अंदर, इस फायरिंग के अंदर कई सारे लोग मारे भी गए, कई सारे लोग अरेस्ट हो गए। अ मंथ लेटर गांधी जी को और उनके 1 लाख फॉलोवर्स तक को अरेस्ट कर लिया गया। यानी देखते ही देखते जो सड़क पे दिखता था ब्रिटिश उनको उठा के जेल में डाल देते थे। इस बात से हैरान परेशान होके, क्योंकि भाई लगातार ब्रिटिश जेल भरे जा रहे, लोगों को गोली मार रहे। और आपको तो पता है गांधी जी को वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। और फिर एक बार फिर गांधी जी ने अपने मूवमेंट को कॉल ऑफ किया और 5 मार्च 1931 में गांधी जी लेकर आए गांधी इरविन पैक्ट। और गांधी जी ने इरविन से कहा कि ठीक है, मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करता हूं, लेकिन लोगों को जेल में डालना बंद करो, लोगों के ऊपर गोली चलाना बंद करो। इरविन ने कहा इससे नहीं होगा, सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने से नहीं होगा, आपको मेरे साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन चलना पड़ेगा। याद करिए, डोमिनियन स्टेटस में इसने कहा था इरविन ने कि हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करेंगे, लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा लंदन में, क्योंकि हमारे सारे सीनियर्स लंदन में बैठते हैं, आइए हमारे साथ चलिए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वराज मांग रही थी तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो हमने कैंसिल कर दी थी, हम नहीं गए थे, हमने कहा था पूर्ण स्वराज। उसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, दांडी यात्रा हुई, वो सब कुछ मैंने आपको बताया। लेकिन अब जब गांधी इरविन पैक्ट हो गया तो इरविन ने कहा कि नहीं, पहली तो मिस हो गई, दूसरी में तो आपको चलना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलने को तैयार हूं, मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करने को तैयार हूं, उसके बदले लोगों को जो अरेस्ट किया है छोड़ो, लोगों को मारना बंद करो। और यहां पे 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हो गया। अब आते हैं हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर बी.आर. अंबेडकर और मुस्लिम लीग गए थे। दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें बी.आर. अंबेडकर मुस्लिम लीग के साथ गांधी जी भी गए थे कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने। और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वापस से बी.आर. अंबेडकर और मुस्लिम लीग गए थे, गांधी जी नहीं गए थे। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि बताइए कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो आपको बताना है 1 2 3, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। दूसरा, कौन ऐसे लोग थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गए थे, तो आपको बताना है मुस्लिम लीग और बी.आर. अंबेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। और तीसरा और अंतिम क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बताइए कांग्रेस और गांधी जी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, तो आपको जवाब देना है सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब तुम बोलोगे कि सर सेकेंड में गए फिर थर्ड में नहीं गए, क्यों, कुछ लड़ाई हो गई थी क्या? आइए समझते हैं। जब गांधी जी वहां लंदन गए तो उनको पता चला कि यह तो षड्यंत्र है, मेरे को यहां बुला के मेरा टाइम वेस्ट किया गया है, क्योंकि जब ये वहां गए तो इनकी कोई बात ही नहीं सुनने को तैयार।
ब्रिटिशर्स जानबूझ करके सिर्फ अंबेडकर साहब की बात सुनते, गांधी जी की बात काट देते, क्योंकि ये चाहते थे कि अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में लड़ाई हो जाए। इस बात से परेशान होकर गांधी जी ने डिसाइड किया कि ठीक है, हताश होकर गांधी जी वापस इंडिया आए। लेकिन जब वो वापस इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि जब वो लंदन में थे तो उनके पीठ पीछे ब्रिटिशर्स ने ना केवल सारे लीडर्स को उठा के जेल में डाल दिया, जैसे कि गफ्फार खान जी और जवाहरलाल नेहरू जी, साथ ही साथ कांग्रेस को इल्लीगल घोषित कर दिया, यानी कि धोखा किया गया। गांधी जी को देश से दूर ले गए और यहां पीछे कांग्रेस को इल्लीगल घोषित कर दिया और सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। गांधी जी ने कहा मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं लॉन्च करूंगा सिविल डिसोबीडियंस पार्ट नंबर 2। लेकिन अब गांधी जी के कॉल पर कोई आया ही नहीं। अब खुद समझिए, मान लेते हैं कि मेरे 5 लड़के हैं। जब गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया था रोलेट टेट के बाद, तो मैंने 5 में से अपना एक लड़का गांधी जी को दिया। मेरा वो एक लड़का उस नेशन वाइड सत्याग्रह में मारा गया, उसके साथ कई सारे लोग मारे गए। वायलेंस से परेशान होकर गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर दिया, आजादी नहीं मिली। उसके बाद आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मैंने अपना एक और लड़का गांधी जी के लिए भेजा, अगेन वो भी उसमें मारा गया, उसके साथ बहुत सारे लोग मारे गए। चौरी चौरा में हुए इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी कॉल ऑफ कर लिया, लेकिन आजादी नहीं मिली। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, मैंने अपना एक और लड़का उनको दिया, वो मारा गया, उसके साथ बहुत सारे लोग मारे गए। वायलेंस को देख के गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी कॉल ऑफ कर दिया, लेकिन आजादी नहीं मिली। अब गांधी जी कह रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पार्ट 2। क्या आपको लगता है मैं अपने इन 2 बच्चों को भेजूंगा? मेरे 3 बच्चे मर चुके हैं और देश को आजादी नहीं मिली है, तो क्या सर गांधी जी बुरे थे? नहीं। आपको यह बात समझनी चाहिए कि गांधी जी बात बिल्कुल नहीं चाहते थे कि देश के लोगों का खून बहे। गांधी जी वायलेंस के खिलाफ थे। अगर गांधी जी सही टाइम पे ये मूवमेंट कॉल ऑफ ना करते तो जहां 3 लोग मरे उनकी जगह 30,000 भी मारे जा सकते थे। वो इतने विजनरी व्यक्ति थे गांधी जी हमारे। तो गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च करने के बारे में बात करी तो अब लोग सड़क पे नहीं उतरे। और यही हमारा अगला टॉपिक है कि किस तरीके से लोग गांधी जी के मूवमेंट से परेशान हो रहे थे। तो पहली चीज बताई गई है कंट्री साइड के बारे में। अब देखो कंट्री साइड में 2 चीजें बताऊंगा मैं तुमको। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव, कंट्री साइड का मतलब होता है गांव। तो पहले मैं गांव के अमीर किसानों की बात करूंगा, फिर मैं गांव के गरीब किसानों की बात करूंगा। तो चलिए पहले बात करते हैं गांव के अमीर किसानों की। जो गांव के अमीर किसान थे जैसे कि जाट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड पाटीदार ऑफ गुजरात, इनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि ब्रिटिशर्स इनसे मोटा रेवेन्यू मांगते थे, टैक्स लेते थे। तो इनको ऐसा लगता था कि अगर गांधी जी और कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तो जो ये मोटा टैक्स देना पड़ता है इससे बच जाएंगे। लेकिन जब गांधी जी ने आजादी छोड़िए टैक्स में रिडक्शन से पहले ही मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया तो ये लोगों को बहुत ज्यादा चोट पड़ी। आप देख सकते हो कि देश की आजादी कोई मोटिव नहीं था, ये लोग जुड़े थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से क्योंकि इनको रेवेन्यू हर्ट कर रहा था। तो ये वाली चीज बताई गई है। अब अगर गरीब किसान की बात करें तो गरीब किसान 2 तरीके का होता था। एक गरीब किसान वो होता था जिसके पास लैंड होती ही नहीं थी, इतना गरीब होता था। और दूसरा गरीब किसान वो होता था जिसके पास बहुत ही छोटी लैंड होती थी, स्मॉल लैंड हुआ करती थी। तो गरीब किसान 2 तरीके का होता था, एक बहुत ही लैंडलेस और एक जिसके पास है तो बहुत थोड़ी सी जमीन है। अब जिसके पास थोड़ी सी जमीन है वो भी रेवेन्यू से परेशान है। जैसे अमीर किसान परेशान है वैसे गरीब किसान भी वो रेवेन्यू से परेशान था। तो वो गांधी जी के साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि वो चाहता था कि ये रेवेन्यू से छुटकारा मिल जाए। और वहीं जो लैंडलेस किसान होते थे वो ये अमीर किसानों के खेत में खेती करते थे रेंट पे, ये रेंट देते थे। और रेंट पे जो रिच पीजेंट्स हुआ करते थे उनके पीजेंट्स के वहां ये खेती किया करते थे रेंट पे। अक्सर ये जो रेंट हुआ करता था, ये जो अमीर किसान वाले थे गरीब किसान वालों से रेंट बहुत ज्यादा लेते थे। और गरीब किसान केवल इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़े थे क्योंकि इन लोगों को ये रेंट बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा था। अब अगर हम शहरों की बात करें, गांव की तो हो गई सर, अब अगर आप शहर की बात करो तो शहर में क्या बताना चाहते हो? तो शहर में यह बताया गया कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ताकि वो चाहे वो पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जी हो चाहे वो जीडी बिरला जी हो, ये लोग अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज इनको ये करने नहीं दे रही थी।
ब्रिटेन का माल इंडिया में तो बिकता था, लेकिन इंडिया का माल बाहर नहीं बिकता था। ये चीजें इनको हर्ट करती थी और इसीलिए इन लोगों ने गांधी जी और कांग्रेस को सपोर्ट किया ताकि ये लोग भी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सके। इन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, इसके अलावा फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FICCI। साथ ही साथ यहां पे बताया गया है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो गांधी जी के आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। जहां एक तरफ ये मर्चेंट्स ये कर रहे थे, वहीं जो वर्कर्स थे वो गांधी जी और कांग्रेस को इसलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि ये वर्कर्स अपने मालिकों से परेशान थे। इनके मालिक इनसे काम ज्यादा करवाते थे, सैलरी कम देते थे और वर्किंग कंडीशन भी इनह्यूमेन थी। तो ये लोग अपने वर्कर जो थे वो लोग थोड़ा सा, तो उनको भी पता था कि गांधी जी और कांग्रेस जो है वो मालिकों के साथ है, तो उनको पता था इनकी बात तो नहीं मानी जाएगी, तो ज्यादातर ये दूर रहते थे, लेकिन तब भी गांधी जी के आइडियाज को सपोर्ट करते थे। अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन के बारे में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि वुमेन ने फुल पार्टिसिपेशन किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। चाहे वो प्रोटेस्ट करना हो, चाहे वो मार्च करना हो, चाहे वो सॉल्ट बनाना हो, चाहे वो लिकर शॉप के सामने बैठना हो, इन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया क्योंकि ये कहती थी इट इज देयर सेक्रेड ड्यूटी, ये इनका धर्म है कि वो देश की आजादी के लिए सामने आए, लड़े, प्रोटेस्ट करें। तो किस तरीके से देश के कोने कोने के लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कुछ लिमिटेशंस थी। सबसे पहली लिमिटेशंस थी अनटचेबल्स वर्सेस सनातनीज। अब जैसे हिंदू रिलीजन की बात करें तो जो हायर कास्ट के जो लोग हुआ करते थे उन्हें सनातनीज कहा जाता था, ब्राह्मण। और जो लोअर कास्ट के जो लोग हुआ करते थे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनको कहा जाता था दलित्स। लोग इनके साथ, इनको अनटचेबल्स कहते थे। इनके साथ इस तरीके का भेदभाव होता था कि कहते थे कि अरे तुम टॉयलेट साफ करते हो, तुम गंदगी उठाते हो, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। इनको गांव में, शहरों में रहना अलाउड नहीं होता था, इनके घर बाहर होते थे। इनके बच्चे वो स्कूल में नहीं जा सकते थे जिस स्कूल में बाकियों के बच्चे जाते थे। ये उन मंदिरों में नहीं जा सकते थे जहां बाकी लोग जाते थे। अरे ये उस कुएं से पानी तक नहीं पी सकते थे जहां बाकी लोग पीते थे। कई गांव में तो इनको इतना सेक्लूड किया जाता था कि इनसे कहते थे कि अगर तुम इस सड़क से निकलना है ना तो थाली पीटते हुए जाना, ताकि हम अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लें, हमें तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े। इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था अनटचेबल्स, सनातनीज, अनटचेबल्स के साथ। तो अनटचेबल्स की कहानी, गांधी जी को पता था कि गांधी जी कहते थे कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अगर देश को आजादी चाहिए तो ऑलरेडी हमारा देश बटा हुआ है हिंदू मुस्लिम में, अब अगर हिंदू भी बट जाएंगे अनटचेबल्स और सनातनीज में तो देश का कुछ नहीं हो पाएगा। गांधी जी चाहते थे दलित्स को सपोर्ट करना। इवन गांधी जी ने इनको एक नया नाम दिया था जिसका नाम था हरिजन्स, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। गांधी जी इनके घर जाके इनके हाथ से खाना खाते थे, इनको अपने घर बुलाते थे, कई बार खुद टॉयलेट साफ करते थे ताकि लोगों को पता चले ये सब चीजें गलत है, ये गलत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अनटचेबल्स के लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी B.R. अंबेडकर जी ने, क्योंकि इन्होंने बचपन से देखा था कि किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है। B.R. अंबेडकर जी ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई थी 1930 में, ये ईयर याद रखिएगा। साथ ही साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जिसमें B.R. अंबेडकर जी गए थे, इन्होंने अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांग लिया था। और ब्रिटिशर्स को ये दिख रहा था कि अगर वो अनटचेबल्स की इस मांग को, अनटचेबल्स की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को मान लेंगे तो हिंदू आपस में बट जाएंगे। और इसीलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब B.R. अंबेडकर ने यह मांगा तो ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर हामी भर दी। लेकिन गांधी जी ने कहा ये क्या होता जा रहा है मेरे देश का हाल, पहले हम हिंदू मुस्लिम में बटे, अब हम बड़ी जाति छोटी जाति में बट जाएंगे। और गांधी जी इसके खिलाफ फास्ट अनटू डेथ पे बैठ गए। उन्होंने कहा अंबेडकर जी से, अंबेडकर जी मैं अब एक अन्न का दाना नहीं खाऊंगा जब तक आप सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ नहीं देते हो। आखिरकार B.R. अंबेडकर जी को भी समझ में आया कि ये ब्रिटिशर्स की चाल है और उन्होंने गांधी जी के साथ पूना पैक्ट साइन किया सितंबर 1932 में, जिसमें B.R. अंबेडकर जी ने कहा कि ठीक है मैं सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ने को तैयार हूं, और गांधी जी ने कहा कि मैं हरिजन्स के लिए रिजर्वेशन लेकर आऊंगा ताकि आपके लोग भी पार्लियामेंट में जाएं और वो अपने लोगों के हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को सबके सामने रख सके। तो ये चीज यहां पे बताई गई है दोस्तों। जहां बड़ी जाति और छोटी जाति में हम लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम हिंदू मुस्लिम्स में लड़ रहे थे। ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस हिंदुओं को सपोर्ट करती है और मुस्लिम लीग मुस्लिम्स को सपोर्ट करती है।
एमआर जयकर और मोहम्मद अली जिन्ना जी की जो लड़ाई थी वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होती जा रही थी, जिसके कारण कई बार दंगे फसाद भी देखे गए थे देश के अंदर। अब आपको एक तीसरा और अंतिम मैप इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, वो आपसे कहता है ये दो चीजों को मैप पे प्लॉट करो, एक जलियांवाला बाग जहां हुआ था और दूसरा दांडी मार्च जहां हुआ था। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ये रहा, और दांडी मार्च गुजरात के यहां पर हुआ था, कोस्ट में हुआ था। क्लियर हो गया? अब जैसा कि आपने देखा कि कितने सारे आंदोलन हुए देश में, लेकिन क्या देश की आजादी केवल आंदोलन से होती है? यही चीज मुझे बताना है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में। हम लोग एक नहीं थे, हम हिंदू मुस्लिम से बटे हुए थे, हम नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन में बटे हुए थे, हम हिंदी तमिल में बटे हुए थे, हम बड़ी जाति छोटी जाति में बटे हुए थे। ऐसे में कैसे लोगों को एक किया जाए, कैसे उनके बीच में यूनिटी लाई जाए? इसके लिए सबसे पहले जो चीज बताई गई है वो है नेशनलिज्म। अपने देश को प्यार जगाना था लोगों के अंदर। अरे जब देश ही नहीं था तो देश को प्यार कैसे करते लोग? तो लोगों के अंदर ये फीलिंग जगाना कि नहीं हमारा एक देश होगा, उस देश के लिए मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन वो देश को हम आजाद रखेंगे। ये नेशनलिज्म की फीलिंग जगानी थी लोगों के अंदर। इसके लिए कई लोगों ने कई कंट्रीब्यूशन किए, जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। कई कई किताबों में बंकिम चंद्र चैटर्जी भी लिखा रहता है, दरअसल इनका नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय था। ब्रिटिशर्स चट्टोपाध्याय नहीं बोल पाते थे तो वो चट्टोपाध्याय को उन्होंने चैटर्जी कर दिया। सेम व्यक्ति हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चैटर्जी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता की इमेज बनाई थी, सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा था मैं भारत माता की इमेज बनाऊंगा। इन्होंने भारत माता की इमेज 1870 में बना दी थी, 1870। क्लियर हो गया? उसके अलावा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम नाम की एक किताब लिखी थी, आनंद मठ नाम की किताब लिखी थी, जिसमें वंदे मातरम नाम का सॉन्ग था। देश की आजादी के लिए जो भी फ्रीडम फाइटर्स जाते थे वो ये वंदे मातरम गुनगुनाते हुए जाते थे। ये सॉन्ग हमारे इंडियन हिस्ट्री के इतिहास का इतना इंपॉर्टेंट सॉन्ग बन गया कि आगे जाके इसको हमने नेशनल सॉन्ग बना दिया। यहां पर आप एक पिक्चर देख पा रहे हो, ये भी भारत माता की पिक्चर है, लेकिन ये वो पिक्चर नहीं जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई थी। ये पिक्चर है अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने जो बनाई थी, जो कि लगभग 35 साल बाद बनाई गई थी। जितना मुझे याद आ रहा है ये वाली पिक्चर 1905 में बनाई गई थी, 1905 में। अगर आज आप चैट जीपीटी करो तो चैट जीपीटी कहता है कि पहली भारत माता की फोटो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि पहली भारत माता की फोटो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने बनाई थी। अब ये एनसीईआरटी सही है, चैट जीपीटी सही है, बाकी किताबें सही है, ये हमें नहीं, हमें सिर्फ एनसीईआरटी याद करके जाना है। पहली फोटो बंकिम चंद्र जी ने बनाई थी और ये वाली जो फेमस फोटो है ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बताया गया है। ये फोटो आप ध्यान से देखिए, इस फोटो के बीचों बीच में आपको बाल गंगाधर तिलक जी देखने को मिलेंगे और इनके पोर्ट्रेट के आसपास आपको मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे ये सब देखने को मिलेंगे। ये फोटो देश के लोगों को यूनाइट करने के लिए बनाई गई। इस फोटो में आप देख सकते हो इनके हाथ में किताब है, जो ये बात बताते थे कि ब्रिटिशर्स हमें कहते थे हम जंगली हैं, हम अनपढ़ हैं, लेकिन ये बात बताई जा रही थी कि कुछ हमारे देश में ऐसे लोग थे जो ब्रिटिशर्स से ज्यादा पढ़े लिखे थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने एक न्यूज़पेपर बनाया था जिसका नाम था केसरी। इस केसरी नाम के न्यूज़पेपर में ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ छापते थे, जबकि अलाउड नहीं था। पंजाब के रिवॉल्यूशनरीज पे जो अत्याचार हो रहा था, इन्होंने बेधड़क अपने न्यूज़पेपर केसरी में छापा। यहां से एमसीक्यू बनता है कि बताइए इनकी न्यूज़पेपर का नाम क्या था। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इन्होंने हमारे देश का नेशनल एंथम जन गण मन लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ना केवल भारत का नेशनल एंथम लिखा, इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा है जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है लिटरेचर के लिए। साथ ही साथ नतेशा शास्त्री जी ने द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया लिखी थी, जो कि 4 वॉल्यूम की तमिल फोक टेल्स की किताब थी दोस्तों। फिर भारत के लोगों को प्यार दिलाने के लिए भारत का झंडा बनाया गया, जो कि 1906 में ऐसा दिखता था। आगे जाके वो कुछ इस तरीके का दिखा जिसमें बीच में चरखा था, और 1947 में वो इस तरीके से बन के तैयार हुआ। आपके एनसीईआरटी का आखिरी पेज ये कहता है कि किस तरीके से सितंबर, आप सभी को पता होगा 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला था। तो सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुआ
और इस वर्ल्ड वॉर टू के अंदर इंडिया को भी डिक्लेयर कर दिया गया ब्रिटिशर्स के साथ, जबकि हम चाहते ही नहीं थे वर्ल्ड वॉर टू लड़ना। हमने मना कर दिया, हम नहीं लड़ेंगे। पिछली बार हम वर्ल्ड वॉर वन लड़े थे, आपने कहा था आजादी दोगे, आजादी मिली नहीं, हमारे लोग इतने सारे शहीद हो गए। हमने मना किया, लेकिन हमें जबरदस्ती ले जाने लगे। ब्रिटिशर्स को पता था इंडियन सोल्जर्स के बगैर ये वर्ल्ड वॉर टू लड़ नहीं सकते थे, जीत नहीं सकते थे। तो ब्रिटिशर्स ने अगस्त ऑफर भेजा 1940 में और कहा कि आप हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करिए, आप हमारे को सपोर्ट करिए, उसके बदले हम आपको फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बना के देंगे और आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे हम। भारत ने कहा ना ना ना, फ्यूचर ट्यूचर खत्म, बहुत सालों से हम सुन रहे हैं तुम्हारी ये बातें। जो चाहिए इमीडिएट चाहिए, इमीडिएट इंडिपेंडेंस, तुरंत इंडिपेंडेंस चाहिए। तो हम लोगों ने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, नहीं चाहिए तुम्हारा अगस्त ऑफर। उसके बाद 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भेजा गया इंडिया। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, विंस्टन चर्चिल, उसने भेजा। और क्रिप्स मिशन से बोला गया कि जाओ इंडियंस को समझाओ कि हमारा वर्ल्ड वॉर टू में साथ दो, हम हार रहे हैं, हम कर देंगे जो बोल रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, ये करके देंगे, वो करके देंगे। लेकिन विंस्टन चर्चिल के ऊपर भी लोगों को ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि जो बंगाल में फेमाइन आई थी एक टाइम पे, तो वहां के लोग भूखमरी से मर रहे थे और वहां के लोगों को, इंडिया के लोगों को इंडिया का अनाज देने की जगह वो अनाज ब्रिटेन ले जाया गया। विंस्टन चर्चिल से बात बोली गई कि अरे बंगाल में लोग भूख से मर रहे हैं, वहां का खाना उनको जाने दो। उसने कहा इंडियंस ये डिजर्व करते हैं। ऐसा था विंस्टन चर्चिल। आखिरकार जुलाई 1942 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो थी वर्धा में, उन्होंने क्विट इंडिया रिजोल्यूशन फॉलो कराया, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। और 8 अगस्त 1942 के बॉम्बे में गांधी जी ने अपना फेमस स्पीच दिया था, डू और डाई। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डू और डाई का फेमस स्पीच किसने दिया था, ये स्लोगन किसने दिया था। आखिरकार जो हमारा क्विट इंडिया का जो कॉल था, उसने ब्रिटिश सरकार की कमर तोड़ के रख दी और उनको ये बात पता चल गया था कि अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। अगर अब भारत छोड़ के नहीं गए तो ये लोग हमें बहुत बुरा मारेंगे। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन के बाद कई सारे लोगों ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जैसे कि जयप्रकाश नारायण जी, अरुणा आसफ अली जी, राम मनोहर लोहिया जी, है ना। इसके अलावा कई सारी महिलाएं भी थी, जैसे कि मातंगिनी हजरा जी और कनकलता बरुआ जी जो आसाम से थी, और रामा देवी जी। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर समाप्त होता है। आइए कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आपको समझ में आया कि नहीं। पहला क्वेश्चन कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म था वो किस चीज से रिलेटेड था। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने करना है वीडियो पॉज और आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। किया तुमने आंसर? सच बोलो, किया कि नहीं किया तुमने आंसर? भाई पहले वाले क्वेश्चन का जवाब है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। हमारे अंदर ये नेशनलिज्म आई क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के लिए हेट करने लगे थे, तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के कारण ये मॉडर्न नेशनलिज्म ने जन्म लिया। अगला क्वेश्चन कि 1921 में, ये मैंने शुरुआत में बताया था, करीब 1.25 करोड़ भारतीय मारे गए थे। क्यों मारे गए थे? पॉज द वीडियो एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कर दिया आंसर? दोस्तों 1921 में लोग मारे गए थे, एक तो फेमाइन हो गई थी और दूसरा एपिडेमिक फैली हुई थी, इन दोनों के कारण। तो इसलिए सही जवाब है ए एंड बी बोथ। तीसरा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब ऑर्गेनाइज किया था? 2 सत्याग्रह गांधी जी ने 1917 में किए थे। एक चंपारण वाला सत्याग्रह है और दूसरा खेड़ा वाला सत्याग्रह। ये दोनों उन्होंने 1917 में किए थे। 1918 के अंदर गांधी जी ने अहमदाबाद का सत्याग्रह किया था। अहमदाबाद, उसने खेड़ा पूछा है, सही जवाब है 1917। अगला क्वेश्चन है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब चालू हुआ था? इसका सही जवाब है 1920। इसके अलावा एक क्वेश्चन यह आ जाता है कि बताइए कि बरदोली सत्याग्रह किसने शुरू किया था? यह सीबीएसई ने एक साल पूछा, बहुत सारे बच्चे गलत लिख के आ गए। सारे बच्चे लिख के आ गए बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र। अरे बरदोली सत्याग्रह पूछ रहा है जो कि 1928 में हुआ था। बरदोली सत्याग्रह लड़ा गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगर वो आपसे पूछे अवध वाला सत्याग्रह, अवध वाला सत्याग्रह जिसमें एक इंडेंचर्ड लेबर थे जिसको फीजी भेजा गया था, वो सत्याग्रह, तो इसका जवाब आपको लिख के आना है बाबा रामचंद्र। क्लियर हो गया दोस्तों? क्लियर हो गया? इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है जो क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं।
जिसमें आपको इवेंट को उनकी क्रोनोलॉजी के हिसाब से जमाना होता है। जो चीज पहले हुई उसको पहले लिखो, जो चीज बाद में उसको बाद में लिखो। यहां पे 4 इवेंट है। सबसे पहले स्वराज पार्टी, कांग्रेस से स्वराज पार्टी अलग हुई थी 1923 में। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, एक बास्केटबॉल प्लेयर है माइकल जॉर्डन, उसकी जर्सी का नंबर है 23, तो उसने उसको स्वराज पार्टी ज्वाइन करी थी, इसलिए 1923। लाहौर का सेशन 1929 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930 में हुआ था। जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने बोला था ये साल याद रखना। इस हिसाब से सबसे पहले आएगा 1, सेकंड नंबर पे आएगा सेकंड, थर्ड नंबर पे आएगा 4 और थर्ड इसके बाद आएगा 3। यानी कि यहां पे ये बताया गया है 1 2 4 3 से पहला वाला ये दोस्तों। क्लियर हो गया? आइए कुछ क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं कि व्हाई डिड गांधी जी लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अच्छा क्वेश्चन। तो पहला तो रीजन ये था कि लाहौर कांग्रेस सेशन में जो पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई थी उस पर अटेंशन नहीं मिला था, जिसके कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाना पड़ा। दूसरा रीजन यह है कि ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली लगा रखी थी, कहते थे सॉल्ट सिर्फ हम बनाएंगे, इंडियंस नहीं बनाएंगे। और तीसरा रीजन यह है कि गांधी जी बताना चाहते थे कि सॉल्ट जैसी बेसिक चीज जो एक हर व्यक्ति की इंपॉर्टेंस है वो तक ब्रिटिशर्स हमें नहीं बनाने दे रहे हैं, उस पर भी हमसे टैक्स ले रहे हैं। इन 3 रीजंस के कारण यह आया था। आपको तीनों पॉइंट मैंने यहां लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है दोस्तों कि गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़कर ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्यों शुरू किया। इसके कई रीजन है। पहला रीजन यहां पे ये कि यूनिवर्सल लीड सबको चाहिए, अमीर हो चाहे गरीब हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, नॉर्थ इंडिया का हो चाहे साउथ इंडिया का हो, सबको सॉल्ट चाहिए। तो इससे सब कनेक्ट होने वाले थे। दूसरी बात, ब्रिटिश मोनोपोली थी, ऐसी कई चीजों पे ब्रिटिश मोनोपोली थी, लेकिन सॉल्ट की मोनोपोली सबको दिखने लगी थी। और तीसरा, सिंबल ऑफ इनजस्टिस, ये दिखाया जा रहा था कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देके जाओगे कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था। इसी के साथ दोस्तों हमारा वॉरियर में वो डे चैलेंज का आज पार्ट 2 खत्म होता है। कल हम लोगों ने डे 1 के अंदर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप करा था और आज हमने डे 2 के अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया खत्म कर दिया है दोस्तों। ऐसे ही देखते देखिएगा 4 दिन के अंदर 4 हिस्ट्री के चैप्टर तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। मैं तुमसे दिन का 1.5 घंटा मांग रहा हूं और हर दिन का 1.5 घंटा बस मुझे दो और 4 दिन के अंदर तुम्हारी हिस्ट्री समाप्त कर दूंगा। अगर तुम मेरे साथ हो और अगर तुमने अभी तक मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हो तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखो डे 2 कंप्लीटेड। कल आप और मैं मिलके डे 3 कंप्लीट करेंगे, फिर एक दिन डे 4 कंप्लीट होगा और हमारी पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक छोटा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा। आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे आगे और मेहनत करने की उम्मीद देता है, जोश देता है। तो आज के लिए केवल इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल नेक्स्ट टाइम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।